कहानी शुरू होती है हमारे एमसी से, जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होता है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से उसे स्ट्रोक आ जाता है और अब वो क्रिटिकल हालत में है। बचपन से ही उसका लाइफ बहुत मुश्किल रहा है। उसके माँ बाप उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर गए थे और वो एकदम अकेला रह गया था। ग्रेजुएशन के बाद उसने 20 साल एक कंपनी में काम किया, जहां उसे मिलती थी बस ट्रैश पे, मतलब बहुत कम पैसे। इतनी कठिन जिंदगी के बावजूद वो हमेशा सिंगल रहा, क्योंकि कोई लड़की एक ब्रोक और बेकार इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। ये सब सोचकर एमसी डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया। वो लड़ना बंद कर देता है, आंखें बंद करता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक लग्जोरियस रूम में पाता है, जहां हर तरफ चमचमाता खजाना पड़ा होता है। पहले उसे लगता है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है और डर जाता है, अब तो पूरी जिंदगी का बिल भरना पड़ेगा। तभी एक स्टेटस विंडो उसके सामने खुलती है, जिस पर लिखा होता है, वेलकम टू द मैजिकल कॉन्टिनेंट ऑफ एल्ड्रिया। एमसी शॉक हो जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जब वो मिरर देखता है तो समझ आता है कि उसका पूरा बॉडी बदल गया है। अब वो एक हैंडसम लड़का बन गया है, गोल्डन बालों के साथ। एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ समझ आता है। हॉस्पिटल में मरने के बाद उसका रीइंकार्नेशन हो गया है और अब वो रायन एडगर नाम के लड़के के रूप में जी रहा है। रायन ग्रैंड ड्यूक एल्डेरियन एडगर का तीसरा बेटा है, एक भाई और एक बहन के साथ। वो समझता है कि एमसी इस घर का स्पॉइल्ड ब्रैट है, जिसे सब बहुत प्यार करते हैं, हर चीज दिलाते हैं, उसे कंफर्टेबल रखने के लिए सब कुछ करते हैं। अब एमसी को लगता है कि ये नया जीवन उसके पुराने दुखी जीवन का इलाज है। एल्ड्रिया एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ मैजिक से चलता है। कैरडोरल एम्पायर इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ह्यूमन एम्पायर है और यहाँ एल्व्स और ड्वार्फ्स जैसी दूसरी रेसेस भी रहती हैं। एडगर फैमिली के पास 3 लाख किलोमीटर का टेरिटरी है और लगभग 10 लाख लोग उनके सब्जेक्ट्स हैं। एक नोबल होने के नाते एमसी के पास एक पर्सनल मेड भी है, जो उसकी सेवा करती है। एमसी को लगता है कि उसका ये मीठा लाइफ उसके पुराने स्ट्रगल्स का रिवॉर्ड है। एक दिन वो चाय पी रहा होता है जब उसकी मेड आती है और बताती है कि उसके फादर ने उसे बुलाया है। एमसी अपने फादर के कमरे में जाता है। ड्यूक पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? एमसी कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। ड्यूक कहते हैं, तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि अपना एक टेरिटरी संभाल सको, क्या तुमने डिसाइड किया है कहाँ जाना है? एमसी हैरान हो जाता है, उसने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ड्यूक एक बड़ा मैप दिखाते हैं और बताते हैं कि उसका टेरिटरी नॉर्थ वेस्ट में होगा। वो कहते हैं कि वहां मैजिशियन कम है, इसलिए एरिया सेफ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है फूड प्रोडक्शन। ड्यूक कहते हैं, हमारी लैंड अभी सिक्योर है, लेकिन एम्पायर का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि कैरिडोरल एम्पायर में पॉलिटिकल करप्शन और लॉर्ड्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एमसी अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि रीइंकार्नेशन के बाद उसने सिर्फ केयर और लव देखा है। ड्यूक नोटिस करते हैं कि एमसी सोच में खो गया है और कहते हैं, इतना प्रेशर मत लो। एमसी पूछता है, अगर फूड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो रीजन इंप्रूव होगा ना? ड्यूक कहते हैं, बेटा ये सिर्फ एंथुजियाज्म से नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चाहिए। उन्हें लगता है एमसी अभी बच्चा है और दुनिया नहीं समझता, लेकिन एमसी कॉन्फिडेंट है। उसके पास है ह्यूमन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का विजडम। वो मुस्कुराता है और कहता है, फादर फूड इशू मुझे छोड़ दीजिए। अब आती है आइसलिंग सिटी, जो अलेरियन के वेस्टर्न बॉर्डर पर है। नॉर्थ में ग्रैंड ड्यूक ऑफ सॉरेन, वेस्ट में एल्व्स का टेरिटरी और साउथ में समंदर है। तीन नेशंस के बीच होने की वजह से वहां लगातार वॉर होती रहती है। एक समय फर्टाइल जमीन थी, अब बैरन लैंड बन चुकी है। सिटी जाते समय एमसी सब पढ़ता है और समझता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सबसे जरूरी चीज है लेबर फोर्स, और सिटी में यही नहीं है, तो उसे पॉपुलेशन बढ़ाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसे तब पता चलता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, सिस्टम स्कैन। इससे वो किसी भी इंसान के स्टैट्स देख सकता है। वो अपनी फैमिली पर यूज करता है और समझ जाता है कि इस दुनिया के लोग कैसे हैं। एमसी डिसाइड करता है कि अपने टेरिटरी में टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करेगा। उसके साथ उसकी मेड लिया भी होती है, जिसे ड्यूक ने भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड और एक मास्क्ड आदमी बात कर रहे होते हैं। वो दोनों करप्ट हैं और सोच रहे हैं कि एमसी के आने पर क्या करना चाहिए। मास्क्ड आदमी कहता है, अभी कुछ मत करो, मास्टर के ऑर्डर का वेट करो। वो लोग डरते हैं कि एमसी उनका टैक्स फ्रॉड पकड़ लेगा, लेकिन मास्क्ड आदमी बोलता है, उसे अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद एमसी और लिया सिटी के पास पहुंचते हैं। वो देखता है कि जमीन बहुत फर्टाइल है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने की वजह से सूनी पड़ी है। एमसी मैप देखता है और सोचता है, अगर एक कैनाल बनाई जाए जो सदर्न सीपोर्ट से जुड़ जाए तो ये इलाका फिर से जिंदा हो जाएगा। तभी उसके साथ एक छोटी लड़की आती है, जो अपने पिता से कह रही होती है, पापा प्लीज गैम्बलिंग मत करो, ये पैसे मम्मी के इलाज के लिए हैं। लेकिन उसका पिता नहीं मानता और लड़की पर हाथ उठाने लगता है। एमसी उस व्यक्ति को एक पंच मारकर उड़ा देता है। लिया तुरंत दौड़कर आती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम लड़ाई करने से पहले मुझे बता देना, मैं प्रोटेक्टिव गियर रेडी कर लूंगी। एमसी कहता है,
वो तो इम्पल्सिव एक्ट था, टाइम ही नहीं मिला। फिर वो लड़की के पास जाता है, उसका नाम लिलियन होता है। एमसी सिस्टम से उसका स्टेटस चेक करता है और पता चलता है कि उसके पास एक स्पेशल फार्मिंग और हार्वेस्टिंग एट्रीब्यूट है। एमसी हैरान रह जाता है, सोचता है ये लड़की एग्रीकल्चर के लिए ब्लेसिंग है। वो डिसाइड करता है कि उसे अपने टेरिटरी में रिक्रूट करेगा। एमसी कहता है, चलो मेरे कैरेज में बैठ जाओ, हम भी टाउन जा रहे हैं। लिलियन मना करती है, मैं गंदी हूँ, कैरेज खराब कर दूंगी। एमसी मुस्कुराता है और कहता है, ये बस लकड़ी के तख्ते हैं, कोई खास चीज नहीं। और फिर वो पूछता है, आखिर ये गैम्बलिंग डेंस चल कैसे रही हैं जब यहाँ के लोग गरीबी से तड़प रहे हैं। लिलिन बताती है कि पिछली फॉल में ग्रैंड ड्यूक ऑफ सॉरेन ने टाउन पर हमला किया था, जिससे कई सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन जैसे ही इतना काफी नहीं था, उसी के बाद स्प्रिंग में एक भयंकर फ्लड आया, जिसने पूरी जमीन और फसलें बर्बाद कर दी। इससे वहां के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई और एक वक्त का खाना भी जुटाना भी नामुमकिन सा हो गया। ये सुनकर एमसी टाउन की तरफ निकल पड़ता है। वो सोचता है कि अगर वो एक सेंसस कराए तो उसे पता चल जाएगा कि टाउन में कितने प्रोडक्टिव लोग बचे हैं। लेकिन उसका पहला कदम है लॉर्ड्स एस्टेट जाना, ताकि वो जान सके कि उसके पास डेवलपमेंट के लिए कितना कैश अवेलेबल है। एमसी लिलिन से पूछता है कि क्या उसे लॉर्ड्स एस्टेट का रास्ता पता है। वो जवाब देने वाली होती है कि तभी दूर से एक हॉर्समैन दिखाई देता है। वो आदमी घोड़े पर सवार होकर सब पर चिल्ला रहा होता है, रास्ते से हटो, तुम सब पेजेंट्स हो। वो एमसी के बहुत करीब आ जाता है और लगभग उसे कुचल देता, लेकिन लिया तुरंत उसे धक्का देकर बचा लेती है। वो घोड़े वाला आदमी अपने रास्ते चला जाता है, जबकि लिया गुस्से से भरी होती है। एमसी जल्दी से कहता है, लिया उसे जाने दो, क्योंकि वो पहले ही उसे अपनी बिग मेलन से दबा चुकी होती है। लिया थोड़ा पीछे हटती है और पूछती है, एमसी तुम ठीक तो हो। एमसी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ तुम्हारी वजह से। फिर वो लिलिन से पूछता है कि वो आदमी कौन था। लिलिन बताती है कि वो एडविन फैमिली का यंग मास्टर है। वो ये भी बताती है कि शहर के सारे कसिनोज उसी के फैमिली के हैं। एमसी ये सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि पूरे शहर के कसिनोज अगर उसी फैमिली के हैं तो इसका मतलब है वो लोग बहुत अमीर हैं। एमसी के लिए ये राहत की बात होती है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अपने डेवलपमेंट फंड्स कहां से लाएगा। एस्टेट जाने की बजाय एमसी कहता है, लिलियन मुझे कसिनो ले चलो। लिलिन तुरंत मना करती है, अगर आप वहां गए तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन एमसी उसे भरोसा दिलाता है, रिलैक्स, कोई कसिनो मुझे नहीं हरा सकता। एमसी अंदर कदम रखते ही देखता है कि एक आदमी 10 गोल्ड कॉइन्स के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि वो पैसे वापस कमा लेगा। वहीं दूसरी तरफ कोई आदमी चिल्ला रहा है कि वो जीत गया है। एमसी ये सब देखकर घृणा महसूस करता है। उसे पता है कि जब तक कसीनो जैसी जगहें मौजूद हैं, लोग कभी मेहनत से काम नहीं करेंगे। लिलियन पूछती है, एमसी क्या आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए? कसीनो पहले से ही सोल्जर से घिर चुका है। एमसी कहता है, रुको, मैं उस बड़े मछली का इंतजार कर रहा हूँ। वो एक अटेंडेंट के पास जाता है, जो पूछता है, सर कौन सा गेम खेलना चाहेंगे? एमसी कहता है, मुझे नहीं पता, बस कोई आसान गेम दिखा दो। अटेंडेंट मुस्कुराकर कहता है, सर हमारे पास आपके लिए 2 फ्री चिप्स हैं, ट्राई योर लक। एमसी दोनों चिप्स फेंकता है और वो एक स्मॉल बॉक्स पर गिरते हैं। अटेंडेंट्स चीयर करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी मंशा कुछ और होती है। असल में वो गेम है सिग्बो, जो ईस्ट एशिया में पॉपुलर कसिनो गेम है। डाइस के टोटल सम के हिसाब से रिजल्ट स्मॉल या बिग माना जाता है। दोनों के चांसेस बराबर होते हैं। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट कहता है, सॉरी सर आप हार गए। एमसी शांत आवाज में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जा रहा हूँ, भूख लगी है। अटेंडेंट तुरंत रोकता है, सर आप नहीं जा सकते, पहले अपना उधार चुका दीजिए। एमसी हैरान होकर पूछता है, कौन सा उधार? अटेंडेंट कहता है, वो 2 चिप्स जो आपने यूज की, वो मैंने आपको उधार दी थी। एमसी याद दिलाता है, तुमने खुद कहा था ऑन द हाउस। अटेंडेंट मुस्कुराता है और कहता है, सर कसिनो में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चिप की कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स है और सर्विस चार्ज मिलाकर आप हमें 250 गोल्ड कॉइन्स देने हैं। फिर वो घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपनी मेड को छोड़ जाइए। ये सुनते ही लिलियन भड़क जाती है, अपनी घटिया जुबान बंद रखो, तुम झूठे हो। वो एमसी की तरफ मुड़कर कहती है, इनकी बातों पर भरोसा मत करो, हर चिप की असली कीमत सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है। अटेंडेंट गुस्से से भर जाता है और लिलियन पर चिल्लाता है, तूने मेरी प्लान खराब कर दी, अब तुझे सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एमसी उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो उड़ जाता है। एमसी शांत खड़ा होता है और कहता है, किसने तुझे बोलने की इजाजत दी? वो पीछे मुड़कर देखता है और बाकी लोग अब भी अपने गेम्स में डूबे हैं। लेकिन एमसी का ये एक्ट बिना नोटिस हुए नहीं जाता। आखिरकार वो बिग फिश, जिसके इंतजार में एमसी था, सामने आ जाता है। वो गुस्से से कहता है, किसने हिम्मत की मेरे कसिनो में गड़बड़ करने की? कसिनो का मालिक उस लड़के को देखकर अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि जिन गैम्बलर्स ने रकस किया है उन्हें पीटो। उसके आदमी तुरंत उसकी बात मानते हैं और वो बाकियों को डराते हुए कहता है कि अगर ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो तुम सबका भी यही हाल होगा। अंदर ही अंदर लिलियन खुद को दोष देती है। वो सोचती है कि ये सब नहीं होता अगर वो एमसी और लिया को कसिनो लेकर ना आती। उसे याद आता है कि एमसी ने उससे पहले कितनी बार मदद की है, तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और कहती है कि वो एमसी को स्कैम नहीं होने देगी। बाकी गैम्बलर्स हैरान रह जाते हैं।
उन्हें लगता है कि लिलियन का अब अंत हो गया, क्योंकि जिसने भी कसिनो ऑनर वर्सेलो को गुस्सा दिलाया है वो कभी सही हालत में नहीं लौटा। वर्सेलो पलटकर पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही है? लेकिन लिलियन रुकती नहीं। वो कहती है कि इस वर्सेलो के कसिनो ने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, और वो ये भी कहती है कि वो अपने नए मिले बिग ब्रदर को परेशान नहीं होने देगी, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। गुस्से से भरा वर्सेलो लिलियन की तरफ बढ़ता है। लिलियन वहीं खड़ी रहती है जैसे मार खाने को तैयार हो, लेकिन ठीक उसी वक्त एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। एमसी उसकी स्टैट स्कैन करता है और पता चलता है कि ये आदमी अंदर से बेहद घटिया है। उसकी लॉयल्टी सिर्फ 5 और स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं ब्लड, लस्ट और ब्रूटैलिटी। वर्सेलो एमसी की ओर देखकर पूछता है, तुझे मेरे तरीके पसंद नहीं आते? एमसी कहता है, उल्टा, मैं तो इम्प्रेस हूँ, क्योंकि इस दुनिया में वही बचते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। फिर एमसी कहता है कि जो जीतेगा वही लास्ट में हंसेगा। ये सुनकर वर्सेलो हंस पड़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि एमसी उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। एमसी घिनौने अंदाज में कहता है, तुझे जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, बस एक बात जान ले। और जैसे ही वो ताली बजाता है, सोल्जर्स कसीनो में घुस आते हैं। एमसी खड़ा रहता है और उसके पीछे पूरी सोल्जर्स की लाइन लग जाती है। एमसी ठंडे अंदाज में कहता है, अभी तो लड़ाई मैं जीत रहा हूँ, तो हंसी भी मेरी होगी। उधर सिटी ऑफिशियल्स एमसी का इंतजार कर रहे होते हैं। ज्यादातर पहले से प्लान बना रहे होते हैं कि एमसी को अपने पक्ष में कैसे करें। यहाँ तक कि वर्सेलो का पिता एड्रियन भी सोच रहा होता है कि एमसी से अच्छे संबंध बना ले, लेकिन वो हैरान होता है कि उसका बेटा कहीं दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद एमसी हॉल में पहुंचता है। ऑफिशियल्स उसके पास दौड़कर आते हैं, अपना परिचय देते हुए और गिफ्ट्स देते हुए। एमसी मुस्कुराकर कहता है कि चूंकि सब लोग आ गए हैं तो मीटिंग शुरू करें। वर्कर्स एक बड़ा बोर्ड लाते हैं जिसमें एक ड्राइंग बनी होती है। सभी ऑफिशियल्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एमसी बताता है कि ये डैम का ब्लूप्रिंट है और उन्हें इसे सफल बनाना है। ऑफिशियल्स और उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि डैम क्या होता है। एक तो सोचता है कि शायद ये मछली पकड़ने के लिए है। एमसी उन्हें कहता है कि वो सब समझाएगा। वो लिया से मैप मंगवाता है और बताता है कि हर साल उत्तर वाली नदी से फ्लड आता है। अगर वहां डैम बनाया जाए तो बारिश के मौसम में फ्लड रोका जा सकता है और ड्रॉट में क्रॉप्स को पानी दिया जा सकता है। ऑफिशियल्स दंग रह जाते हैं। ये आइडिया प्रोडक्शन बढ़ा देगा। उन्हें समझ में आने लगता है कि एमसी कोई साधारण लड़का नहीं। एक ऑफिशियल पूछता है कि एमसी आखिर उनसे क्या चाहता है। एमसी साफ साफ बोलता है, मुझे पैसे चाहिए। ये सुनते ही ऑफिशियल्स उदास होकर सर झुका लेते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है। पीछे खड़े एड्रियन को लगता है एमसी बच्चा है जिसे दुनिया की समझ नहीं। एमसी ऑफिशियल से कहता है कि गरीबी का नाटक मत करो, क्योंकि दोपहर में उसने एक कसीनो रेड किया है और वहां से लगभग 50,000 गोल्ड कॉइन्स उठाए हैं। और वो कहता है कि ये तो बस एक कसीनो था, बाकी अभी बचे हुए हैं। ये सुनकर ऑफिशियल्स चौंक जाते हैं। उन्हें चिंता होती है कि अब उन्हें इस महीने कसीनो का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सब जानते हैं कि शहर के सारे कसीनोज एड्रियन चलाता है। ऑफिशियल सोचते हैं कि एमसी अब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। एड्रियन भी गुस्से में आ जाता है। वो एमसी के पास आता है और कहता है कि कसीनो रेड करना कानून के खिलाफ है। बाकी ऑफिशियल्स भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि कसीनोज लीगल बिजनेस है। एड्रियन सोचता है कि एमसी एक मूर्ख है जिसे लोगों को कंट्रोल करना नहीं आता। एमसी ऑफिशियल्स को याद दिलाता है कि जब उसने पैसे मांगे थे सबने गरीबी का रोना रोया था। फिर एमसी कहता है कि उसे पता है कि ऑफिशियल्स भी कसीनो में शामिल हैं और वो उन्हें आखिरी मौका दे रहा है, कसीनो छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी तरफ छोड़ दूंगा। एड्रियन फिर धमकी देता है कि ग्रैंड ड्यूक तुमसे खुश नहीं होगा। बाकी ऑफिशियल्स भी बोलते हैं कि एमसी को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। एमसी कहता है कि चूंकि सबको कानून की बात ही करनी है तो सोल्जर्स को आदेश देता है, इन सबको अरेस्ट कर लो, अब इन्हें असली कानून समझाना है। MC also orders that the soldiers bring out the 2 guards from the casino. दोनों गार्ड्स पहले से ही बांधे हुए लाए जाते हैं। ये देखकर एड्रियन हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों हमेशा वर्सेलो के साथ रहते थे। इससे साफ पता चलता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। MC एड्रियन से पूछता है कि क्या वो इन दोनों को जानता है। एड्रियन कहता है कि वो नहीं जानता और MC से पूछता है कि वो क्यों पूछ रहा है। MC शांत होकर बताता है कि चिंता मत करो, बस इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज दोपहर इन्हीं दोनों ने मेरी असैसिनेशन की कोशिश की थी। MC ये भी बताता है कि दोनों ने दावा किया कि शहर का कोई बड़ा इंसान इन्हें सपोर्ट कर रहा है। MC सोल्जर्स को बोलता है कि दोनों को छोड़ दो ताकि देखा जा सके कि कमरे में कोई इन्हें पहचानता है या नहीं। ऑफिशियल्स पहले से पैनिक में हैं क्योंकि ये दोनों वर्सेलो के फॉलोअर्स हैं और अगर ये बोल पड़े तो पूरा मामला एड्रियन पर आ जाएगा। एड्रियन भी ये समझ जाता है और तुरंत एक नाइफ निकालकर दोनों को वहीं पर ब्रूटली मार देता है, ये दिखाते हुए कि जैसे उन्होंने ड्यूक के बेटे पर हमला किया हो। किसी के समझने से पहले ही वो दोनों को काट डालता है। इसके बाद वो एमसी की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे गुस्सा आ गया था इसलिए वो इतना जल्दी रिएक्ट कर गया और एमसी चाहे तो उसे सजा दे सकता है। एमसी उल्टा उसकी तारीफ करता है कि उसके अंदर जस्टिस की स्ट्रॉन्ग सेंस है। एड्रियन इसे कूल बनकर स्वीकार करता है कि उसने वो किया जो जरूरी था। ये था आपके पार्ट 4 का पूरा नरेशन। क्या आप अगला पार्ट सुनना चाहेंगे? एमसी सोल्जर्स को अगले आरोपी को लाने का आदेश देता है ताकि देखा जा सके कि एड्रियन जैसे और नोबल लोग हैं या नहीं। तभी वर्सेलो को घसीटते हुए कमरे में लाया जाता है। वो चिल्ला रहा है कि उसका बाप शहर का सबसे बड़ा नोबल है। एड्रियन के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि उसका बेटा पकड़ा गया है। इसी वजह से वो उसे पहले नहीं ढूंढ पाया था। वर्सेलो सर्वेंट्स के डेड बॉडीज देखकर एमसी पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने उन्हें क्यों मारा। वो एमसी को धमकी देता है कि जैसे ही वो आजाद होगा एमसी को टॉर्चर करके मार डालेगा।
एमसी इसी मौके को पकड़ता है और बोलता है कि देखो, ये ओपनली मुझे टॉर्चर और मारने की बात कर रहा है। वर्सेलो फिर से बोलता है कि वो शहर में अनटचेबल है और एमसी मर चुका समझे। एमसी हंस देता है और बोलता है कि तुम सबसे ज्यादा ब्रेव आदमी हो जिससे मैं मिला हूँ। फिर एमसी हटता है ताकि वर्सेलो अपने पिता को देख सके। वर्सेलो जोर से हंसकर कहता है कि एमसी गया काम से क्योंकि उसका पिता यहाँ है। लेकिन तभी एड्रियन चिल्लाता है कि चुप रहे और घुटनों पर बैठ जा। वर्सेलो शॉक्ड रह जाता है। वो पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। एड्रियन उसे अनदेखा करते हुए उसे घुटनों पर गिरा देता है। एड्रियन एमसी से हाथ जोड़कर कहता है कि उसका बेटा यंग और नाइव है, उसे माफ कर दो। वो ये भी कहता है कि वो अपनी सारी वेल्थ दे देगा, बस उसके बेटे की जान बख्श दो। तभी वर्सेलो को याद आता है कि पिछले दिन उसके पिता ने कहा था कि एमसी शहर में आने वाला है और उसे क्लोजर होना चाहिए। अब डर के मारे वो एमसी से पूछता है कि क्या वो ड्यूक का बेटा है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि इतने सारे सोल्जर्स को देखकर ही समझ जाना चाहिए था। वर्सेलो तुरंत सर झुकाकर माफी मांगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। एड्रियन भी घुटनों पर बैठकर अपने परिवार की तरफ से लॉयल्टी की कसम खाता है। एमसी फिर कहता है कि एड्रियन अपनी सारी इलीगल कमाई सरेंडर करे, तभी उसकी सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है। एड्रियन सिर झुकाकर तभी एड्रियन हिम्मत करके एमसी को बताता है कि सिटी लॉर्ड एल्ड्रिच बाहरी फोर्सेस से मिलकर एमसी के पिता को बिट्रे करने वाला है। ऑफिशियल्स शॉक में आ जाते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हुए एड्रियन पर चिल्लाता है कि ये कैसी बकवास है। वो आदेश देता है कि एड्रियन और अच्छे लोगों को एग्जीक्यूट कर दो, लेकिन एल्ड्रिच खुश हो जाता है। उसे लगता है कि एमसी बहुत मूर्ख है। एमसी के पास आकर झुककर लॉयल्टी की बात करता है और कहता है कि वो कभी रिबेलियन नहीं करेगा। एमसी मुस्कुराता है, उसे उस पर यकीन। हाउएवर, एमसी ने एल्ड्रिच के स्टैट स्कैन किए और देखा कि वो बहुत लालची इंसान है। बाद में जब वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एमसी को महसूस होता है कि नोबल्स ने मिलकर लगभग 1 लाख गोल्ड कंट्रीब्यूट किया है, जो पूरे 2 साल का टैक्स बनता है। लिया कमरे में आती है और उसकी ब्लैक टी देती है, फिर पूछती है कि एड्रियन ने जो कहा उसका क्या करेगा, क्योंकि अगर सच में एल्ड्रिच बगावत कर रहा है तो एमसी खतरे में आ जाएगा। एमसी लिया को शांत होने के लिए कहता है, बोलता है कि वो उसकी चिंता समझता है, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी कहता है कि उसे पता है कि एल्ड्रिच बगावत कर रहा है, लेकिन वो अभी अपने कार्ड्स नहीं खोल सकता। लिया पूछती है कि एमसी रुक क्यों रहा है। एमसी समझाता है कि उसे पहले ये पता करना है कि एल्ड्रिच के लिए काम कौन कर रहा है, क्योंकि एमसी सामने दिख रहा है लेकिन उसके दुश्मन छुपे हुए हैं। अगर उसने गलत कदम उठाया तो पूरा शहर केओस में चला जाएगा। एमसी चाहता है कि एल्ड्रिच को ये लगे कि उसे कुछ पता नहीं, ताकि वो आराम से सबूत और जानकारी इकट्ठा कर सके। इस बीच एल्ड्रिच गिल्ड मास्टर मैल्कम से बात कर रहा होता है। एल्ड्रिच बूढ़े आदमी को कहता है कि जल्दी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसी अभी जवान है और ड्यूक को अपनी काबिलियत दिखाने में बिजी है। लेकिन मैल्कम को लगता है कि एल्ड्रिच का साथ देने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि एल्ड्रिच के पिता भी मैल्कम जैसे विजिट करते थे। अंदर ही अंदर एल्ड्रिच खुश है क्योंकि एमसी किसी तरह गिल्ड को अपने खिलाफ कर चुका है। गुस्से में वहां से निकल जाता है, बोलता है कि उसे एमसी से बात करनी है। एल्ड्रिच मुस्कुराता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि एमसी ने मैजिकल गिल्ड का छत्ता छेड़ दिया, जिससे वो शहर में खुला निशाना बन जाएगा। अगले दिन लिया एमसी के चेंबर में आती है और बताती है कि मैल्कम उससे मिलना चाहता है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं मैल्कम कौन है। एमसी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है मैल्कम को देखने के लिए, लेकिन बाहर आकर पता चलता है कि मैल्कम कोई आम आदमी नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर है। मैल्कम चिल्लाते हुए पूछता है कि एमसी ने विजर्ड्स गिल्ड का अपमान क्यों किया। एमसी जेन्युइन कंफ्यूजन दिखाता है और पूछता है कि कब उसने विल्ड का अपमान किया। मैल्कम एक रिक्रूटमेंट लेटर निकालता है जो एमसी ने साइन किया था। उसमें साफ लिखा था कि डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में विजर्ड्स अलाउड नहीं है। मैल्कम इसे सीधा इंसल्ट मानता है। एमसी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि विजर्ड्स भी फिजिकल लेबर वाले काम लेते हैं। मैल्कम एक्सप्लेनेशन मांगता है, नहीं तो वो सारे विजर्ड्स को एमसी के खिलाफ कर देगा। फिर एमसी सिस्टम से मैल्कम के स्टैट्स चेक करता है। उसकी लॉयल्टी काफी अच्छी होती है और वो नॉलेज सीकिंग इंसान होता है। एमसी समझ जाता है कि किसी ने मैल्कम को भड़काया है। एमसी उसे समझाता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो विजर्ड्स गिल्ड का अपमान नहीं कर रहा था। एमसी उसे 3 रीजंस बताता है कि वो विजर्ड्स को डैम कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं ले रहा है। उनका माना लिमिटेड होता है, डेडलाइन पर काम पूरा नहीं होगा। विजर्ड को हायर करना बहुत महंगा है, जितने पैसों में एक विजर्ड आएगा उतने में 10 लेबरर्स मिल जाएंगे। विजर्ड्स आराम की जिंदगी जीते जबकि आम लोग अनदेखे रह जाते हैं, और शहर का लीडर होने के नाते उसे सिविलियंस का भी ध्यान रखना है। मैल्कम कहता है कि उनके दुनिया में सब कुछ मैजिक से चलता है और जिनके पास मैजिक नहीं वो विजर्ड से नीचे हैं। एमसी मानता है कि मैल्कम जो कह रहा है वो सच है, लेकिन एमसी कहता है कि उसे ये सिस्टम पसंद नहीं है। वो चाहता है कि लोग समझें कि सिविलियंस विजर्ड से कम नहीं है। मैल्कम एमसी को धमकी देता है कि अपना स्टेटमेंट वापस लो वरना गिल्ड तुम्हारा दुश्मन बन जाएगी। एमसी गुस्से में उसे टोन सुधारने को कहता है, नहीं तो वो लिया को उसका गला काटने का ऑर्डर दे देगा। लिया तुरंत नाइफ मैल्कम की गर्दन पर रख देती है। मैल्कम डर जाता है और पूछता है कि एमसी क्या कर रहा है। एमसी बताता है कि ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इस बारे में कानून मौजूद है। अगर मैल्कम एमसी को परेशान करेगा तो वो उसे मरवा सकता है और कोर्ट उससे ज्यादा एमसी का साथ देगा। मैल्कम फाइनली डरकर हाथ जोड़ देता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एमसी नोटिस करता है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन के बावजूद मैल्कम की लॉयल्टी कम नहीं हुई। एमसी समझ जाता है कि मैल्कम सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, बुरा इंसान नहीं है।
एमसी लिया को कहता है कि नाइफ हटा दे और लिया ऐसा करती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसने 10 लोगों पर अपनी इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी यूज कर ली है, मतलब उसका नॉविस क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है, उसे उसका रिवॉर्ड मिल गया है और नया क्वेस्ट आया है, 5 हाई स्टैट कैरेक्टर्स हासिल करो। एमसी खुश होकर रिवॉर्ड चेक करने जाता है। उधर मैल्कम को बिल्डिंग से बाहर निकालने के बाद एल्ड्रिच उससे मिलता है और पूछता है कि एमसी के साथ मीटिंग कैसी गई। मैल्कम गुस्से में कहता है कि एमसी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। एल्ड्रिच अपनी इविल स्माइल देता है और कहता है कि उसके एल्ड्रिच कहता है कि वो मैल्कम का दिमाग घुमा देगा और एमसी को भी मजबूर कर देगा कि वो उसके सामने झुककर बात करे। एल्ड्रिच बोलता है कि जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एमसी के लिए काम करने से मना कर देंगे, तब एमसी खुद ही उसके पास रोता हुआ आएगा। मैल्कम को यह सुनकर शक होता है और वो एल्ड्रिच से पूछता है कि लोग एमसी का ऑफर अच्छा होने के बावजूद उसके लिए काम क्यों नहीं करेंगे। एल्ड्रिच कहता है कि एमसी उन पेजेंट से निराश होगा क्योंकि वे लोग हमेशा लेटे रहने वाले कामचोर हैं। मैल्कम पहले एल्ड्रिच का ऑफर ठुकरा देता है, कहता है कि उसे बस एमसी के विजर्ड्स को हायर ना करने वाली बात से दिक्कत थी, बाकी वो एमसी की प्लान को खराब करने में इंटरेस्ट नहीं रखता। पर एल्ड्रिच बार बार पेजेंट्स को बेकार लोग बोलकर मैल्कम का माइंड बदल देता है। मैल्कम मान जाता है कि ठीक है, एक बार आइडिया ट्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद लोगों को डैम कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन नोटिस बोर्ड पर दिखता है, बेनिफिट्स, रोज 3 मील्स, रोज की पेमेंट दिन के एंड में, पेमेंट कभी लेट नहीं होगी, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। लोग शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं ये ऑफर सच होने के लिए बहुत ही अच्छा है। उनका भरोसा नहीं बन रहा क्योंकि नोबल्स ने हमेशा उन्हें लूटा है। सब लोग बुरा भला बोल रहे होते हैं, तभी लिलियन आती है और डांटती है कि एमसी के बारे में गलत मत बोलो। वो कहती है कि एमसी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वो सबकी जिंदगी बेहतर करेगा। लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं लिलियन बेकार बातें कर रही है। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि शायद उसे एमसी पसंद है, इसीलिए उसका साइड ले रही है। लिलियन उनकी बात इग्नोर करती है और अटेंडेंट से कहती है कि वो और उसके पिता डैम प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अटेंडेंट उसका पिता को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लिलियन को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि एमसी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि 18 साल से कम उम्र के वालों को काम पर ना लिया जाए। अटेंडेंट लिलियन के पिता को बताता है, रोज 8 घंटे काम, 3 टाइम खाना, रोज के 10 कॉपर की पेमेंट दिन के एंड में। साथ ही कहता है कि नीचे हैंडप्रिंट लगा दो और कल कंस्ट्रक्शन साइट आ जाना। तो लिलियन अपने पिता से कहती है कि मेहनत से काम करना। उसके पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो जुआ कभी नहीं खेलेगा और एमसी को निराश नहीं करेगा। वो कहते हैं कि लिलियन घर पर माँ के साथ रहे क्योंकि माँ की तबीयत खराब है। अटेंडेंट पूछता है कि क्या सच में उसकी पत्नी बीमार है, और जब लिलियन के पिता कंफर्म करते हैं, अटेंडेंट बताता है कि एमसी ने ऑर्डर दिया है कि डैम पर काम करने वाले परिवार वर्कर क्वार्टर्स में टेम्परेरीली शिफ्ट हो सकते हैं। लिलियन के पिता इतना शॉक और इमोशनल हो जाते हैं कि रोते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। भीड़ की नजर बदल जाती है, सबको लगता है कि शायद एमसी सच में अच्छा है और पहली बार उन्हें कोई नोबल इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। कुछ ही देर में लंबी लाइन लग जाती है प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने की। उधर अपने चेंबर में सिस्टम एमसी को बताता है कि उसे रिवॉर्ड में लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का ब्लूप्रिंट मिला है। एमसी परेशान है क्योंकि जनरेटर ही नहीं है, बैटरी का क्या करेगा। वो सोचता है क्या सिस्टम उससे उम्मीद कर रहा है कि बैटरी पकड़कर बिजली गिरने दे। साथ ही न्यू क्वेस्ट भी आया है, 5 हाई स्टैट कैरेक्टर्स ढूंढने का। एमसी सोच रहा था लिया को ट्रेन कर ले, लेकिन उसकी स्टैट्स पहले ही लगभग मैक्स हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि शहर जाकर नए टैलेंट्स ढूंढेगा। थोड़ी देर बाद लिया आती है कि लिलियन मिलने आई है। लिलियन बताती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हालत खराब है, लोग काम नहीं कर रहे, सब थके और अजीब महसूस कर रहे हैं। एमसी साइट पर पहुंचकर लिलियन के पिता रॉक को स्कैन करता है और शॉक हो जाता है। स्टैट्स में दिखता है कि वो कर्स्ड है, कि वर्कर्स बीमार नहीं है, उन्हें कर्स किया गया है। जमीन के नीचे एक अजीब स्टोन दबा है जो डार्क एनर्जी निकालकर वर्कर्स को कमजोर कर रहा है। एमसी अपनी स्किल प्रोस्पेक्टिंग यूज करने का फैसला करता है, जो वो कंस्ट्रक्शन शुरू होने तक रोक कर रख रहा था, लेकिन अब हर हाल में उसे स्किल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये स्किल एमसी को किसी भी टारगेट एरिया में रॉक्स, स्ट्रेटा, फॉर्मेशंस, मिनरल्स और बाकी लैंडफॉर्म्स की स्थिति एनालाइज करने देती है। फिर एमसी सिस्टम को आदेश देता है कि एरिया का जियोलॉजिकल कंडीशन एनालाइज करो। सिस्टम आदेश लेता है और बताता है कि वो 10 किलोमीटर रेडियस तक जियोलॉजिकल कंडीशन चेक कर रहा है। एमसी डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि एरिया में ना पेट्रोलियम है और ना मेटल्स, लेकिन उसे एरिया में कुछ अजीब सा लोकेट होता है। रॉक को उस जगह की तरफ इशारा करता है जहां उसे खोदना है। रॉक आदेश मानता है और कहता है कि वो थका हुआ है लेकिन फिर भी खोद सकता है। कुछ देर में रॉक एक सस्पिशियस सा पत्थर निकालता है जो फेंट मैजिक रेज निकाल रहा होता है। लिया भी शॉक रह जाती है क्योंकि मैजिक इतना हल्का है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाई। वो सोचती रह जाती है कि एमसी ने ये कैसे महसूस किया। एमसी उन्हें क्रिस्टल निकालकर एक बॉक्स में रखने को कहता है। फिर एमसी लिया से पूछता है कि किसी पर कर्स होने पर बीजीएम फेड आउट होने पर उसके साथ क्या किया जाता है। लिया बताती है कि वो लोग चर्च जाते हैं जहां प्रीस्ट कर्स हटाता है, या फिर विजर्ड्स गिल्ड के बड़े विजर्ड के पास जाते हैं। विजर्ड्स गिल्ड सुनकर एमसी की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो लिलियन से कहता है कि अपने पिता को लेकर आओ क्योंकि उन्हें एक प्रीस्ट ढूंढना है। लिलियन घबरा जाती है और पूछती है कि क्या सच में कर्स्ड है। एमसी उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। कुछ देर बाद एमसी चर्च पहुंचता है जहां एक सेंटिस्ट उसका स्वागत करती है।
उसे कुछ भी कहने से पहले एमसी सिस्टम को कहता है कि इस महिला की जानकारी निकालो। सिस्टम बताता है कि उसका नाम आयुरा है और वो एक एल्फ है, लेकिन उसकी लॉयल्टी लेवल काफी हाई है। आयुरा खुद को इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है कि एमसी को क्या चाहिए। एमसी बताता है कि रॉक कर्स्ड है और वो उसका इलाज कर सकती है या नहीं। आयुरा रॉक को चेक करती है और कंफर्म कर देती है कि रॉक सच में कर्स्ड है। एमसी पूछता है कि कर्स हटाएगी। आयुरा तुरंत डिवाइन एनर्जी का एक बॉल रॉक पर छोड़ती है और कर्स हट जाता है। रॉक को बताता है कि वो अब बिल्कुल नया महसूस कर रहा है। एमसी कहता है कि जल्दबाजी मत करो, पहले बाकी समस्याएं हल करनी पड़ेंगी। फिर एमसी आयुरा को वो काला जेम दिखाता है जो कंस्ट्रक्शन साइट से मिला था। आयुरा बताती है कि ये डार्क क्रिस्टल है जिसमें कर्स लगाने के लिए काफी मैजिक भरा गया है, लेकिन ये असली बीजीएम फेड आउट कर्स से ज्यादा एक प्रैंक जैसा है। आयुरा कहती है कि कास्टर चाहे तो इसी पावर से किसी को मार भी सकता था, लेकिन वो बस लोगों को थकान महसूस करा रहा है। एमसी पूछता है क्रिस्टल बनाना आसान है क्या। आयुरा कहती है कि क्रिस्टल रोजाना कंस्ट्रक्शन साइट में छुपा कर रखा जा सकता है। एमसी हैरान होता है कि प्रोजेक्ट के बारे में पता है। वो कहती है कि प्रोजेक्ट नागरिकों के लिए है तो उसे जरूर पता होगा। मैल्कम को सबक सिखाने का मन बनाता है। एमसी पूछता है कि पूरी कंस्ट्रक्शन साइट का कोई तरीका है क्या। आयुरा कहती है कि मुश्किल होगा और क्रिस्टल रोज नहीं मिलेगा और सारे वर्कर्स अगर क्रिस्टल खोजेंगे तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। मॉन सोच में पड़ जाता है कि मैल्कम से बात करनी चाहिए या नहीं। आयुरा कहती है कि उसके पास कोई है जो एमसी की मदद कर सकता है। वो एक नोट देती है जो लेडी सेलेना के घर का पता बताता है जो विजर्ड्स गिल्ड की एक्स प्रेसिडेंट है। एमसी जानता है कि उसे किसी तरह सेलेना को मनाना होगा। तभी लिया कुछ महसूस करती है और एमसी को धक्का दे देती है। अगले ही पल एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, दरवाजा उड़ जाता है और एमसी सलीना को देखता है जो खतरनाक स्पेल्स ट्राई कर रही होती है। वो कुछ डेंजरस स्पेल पर काम कर रही है और जो भी टूटे उसे परवाह नहीं। एमसी उसके पास रिक्वेस्ट लेकर जाता है लेकिन सलीना मना कर देती है, कहती है कि वो मैजिकल डिवाइसेस पर रिसर्च कर रही है। एमसी पूछता है कि क्या वो वॉन्ड्स बना रही है। सलीना हंस पड़ती है और कहती है कि बकवास मत करो। लिया बीच में बोलती है कि सलीना को एमसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सलीना लिया में इंटरेस्ट ले लेती है क्योंकि उसकी मैजिक अफिनिटी बहुत हाई होती है। वो अपना अप्रेंटिस बनने का प्रस्ताव देती है और कहती है कि काम होने के बाद वो एमसी की मदद करेगी। लिया गुस्से में आ जाती है लेकिन एमसी ऐसे शांत करता है। एमसी पूछता है कि क्या टेबल पर जितने मैजिकल आइटम्स रखे हैं वो उसी ने बनाए हैं। सलीना करती है हाँ, लेकिन वो सब फेलियर्स हैं। वो एमसी को बताती है कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहती है जो उसकी पावरफुल इलेक्ट्रिक मैजिक स्टोर कर सके। इलेक्ट्रिक मैजिक सुनकर एमसी का दिमाग घूम जाता है। एमसी पूछता है कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने वाला डिवाइस बना रही है। सलीना कहती है हाँ, लेकिन सब डिवाइसेस एक्सप्लोड हो जाते हैं और वो चाहती है कि वो अपना काम कर सके। एमसी कहता है कि उसके पास बिजली स्टोर करने का तरीका है, कि अगर वो तरीका बताता है तो सलीना उनकी मदद करेगी या नहीं। सलीना कहती है कि अगर एमसी कामयाब हुआ तो वो मैल्कम को भी नियंत्रण में कर देगी और बाकी विजर्ड्स भी एमसी की बात सुनेंगे, लेकिन अगर एमसी फेल हुआ तो वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदार नहीं होगी। तीनों बाहर आते हैं और एमसी खुश है क्योंकि उसे बिजली चाहिए थी। एमसी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का ब्लूप्रिंट निकालता है और विजर्ड्स को प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाना चाहता है जब तक हाइड्रोलिक जनरेटर्स न बन जाएं। थोड़ी देर में एमसी बैटरी बनाकर सलीना को दिखाता है। सलीना डरती है कि बैटरी फट जाएगी। एमसी बताता है कि बैटरी की कैपेसिटी 180 वॉट पर केजी है। सलीना बैटरी फटती नहीं। एमसी मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो खत्म हो गई, क्योंकि बैटरी अभी भी और ले सकती है। सलीना ईगो में आकर और इलेक्ट्रिसिटी छोड़ती है, पर वो खुद बेहोश हो जाती है जबकि बैटरी सेफ रहती है। सलीना हैरान होती है कि बैटरी उसकी मैजिक स्टोर कर पाई। एमसी चेक करता है, बैटरी 87% चार्ज है। एमसी चौंक जाता है क्योंकि इतनी बिजली से 3000 किलोमीटर तक वाहन चल सकता है। एमसी खुश है कि सलीना में इतना आउटपुट है। एमसी बताता है कि वो खुद भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकता है और वो शहर में सबको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। सलीना को यकीन नहीं होता क्योंकि मैजिक आसानी से नहीं सीखा जाता। एमसी बताता है कि उसके पास बैटरी से भी पावरफुल मैजिकल डिवाइसेस हैं और अगर सलीना साथ दे तो वो सबके लिए चीजें बेहतर बना देगा। उधर मैल्कम अपने कमरे में आराम से बैठा एमसी के भीख मांगने का इंतजार कर रहा है। तभी सलीना कमरे में घुसती है और मैल्कम के होश उड़ जाते हैं। सलीना मैल्कम को साफ साफ बता देती है कि उसने अपनी हद पार कर दी है। एमसी के खिलाफ जाकर कोई मूव करके मैल्कम एक्ट करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं और सलीना को बोलता है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, लेकिन सलीना मजाक के मूड में नहीं है। वो उसका सीना पकड़ लेती है और बोलती है कि सच सच बता, उसने एमसी के कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या किया है। सलीना का गुस्सा मैल्कम झेलना नहीं चाहता, इसलिए वो तुरंत टूट जाता है। वो कन्फेस करता है कि उसने एसोसिएशन के सभी मेजेस को इकट्ठा किया और उन्हें बोला कि एमसी ने उनकी बेइज्जती की है। फिर उसने सबको मजबूर किया कि वो ऐसे क्रिस्टल्स बनाएं जो कर्स कास्ट कर सके और टेलीपोर्टेशन मैजिक से उन क्रिस्टल्स को कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे डालाएं। यही कारण था कि वर्कर्स हमेशा थक जाते थे और एमसी को लगता था कि वो लोग आलसी या बेकार हैं। मैल्कम की सोच थी कि एमसी खुद उसके पास आएगा, माफी मांगेगा और फिर दोनों मिलकर काम करेंगे। कन्फेस करने के बाद मैल्कम कहता है कि उसकी बस यही इंटेंशन थी। सलीना उसकी बेवकूफी पर उसकी क्लास लगा
देती है और बोलती है कि कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है। मैल्कम शॉक्ड हो जाता है। सेलिना उसे ऑर्डर देती है कि सारे मेजर्स को वापस बुला ले। फिर सेलिना एमसी से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि मेज एसोसिएशन वाला इशू सॉल्व हो गया है। एमसी उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद सेलिना पूछती है कि क्या उसे एल्ड्रिच को भी संभालना चाहिए, क्योंकि चाहे तो उसे पृथ्वी से गायब कर सकती है। लेकिन एमसी मना कर देता है, कहता है कि उसे जिंदा रहने दो क्योंकि उसी के थ्रू वो असली मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहता है। सेलिना मान जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि जब भी एमसी तैयार हो वो उस बड़े प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे। एमसी उसे बोलता है कि मेज को बैटरीज चार्ज करने बोल दे। इधर एल्ड्रिच एक मास्क डूड से मिलता है और बताता है कि एमसी ने मेज एसोसिएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। मास्क डूड कहता है कि टेंशन की जरूरत नहीं, बस सेलिना जैसी पावर ही उनके लिए थ्रेट है। फिर वो एल्ड्रिच को बोलता है कि फोकस अनोइंग डैम प्रोजेक्ट पे रखो। अगर डैम प्रोजेक्ट काम कर गया तो सिटी रिवाइव हो जाएगी और वो ये नहीं चाहते। एल्ड्रिच बताता है कि उसने पहले ही ग्रेन सप्लाई संभालने वाले नोबल्स को बोल दिया है कि प्राइसेस बढ़ा दो। मास्क डूड पूछता है क्या वो नोबल्स सच में साथ देंगे। एल्ड्रिच एक्सप्लेन करता है कि भले वो लॉयल नहीं हो लेकिन प्रॉफिट के लॉयल जरूर है। उसे पूरा यकीन है कि एमसी के पास डैम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। मार्केट में लिलियन सेलर्स से लड़ रही होती है क्योंकि ग्रेन्स की कीमत एक दिन में 1 गोल्ड से 2 गोल्ड कर दी गई थी। सेलर एटीट्यूड दिखाता है, नहीं लेना है तो मत लो। लिलियन को एमसी से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है चीपेस्ट ग्रेन लाने का। वो सेलर्स को वार्न करती है कि एमसी एक्शन लेगा, पर सेलर्स कहते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेलर उसे जमीन पर धक्का भी दे देता है। उधर आयुरा को ये बात पता चलती है और वो गुस्से में भर जाती है। वो बताती है कि उनके पास इतने ग्रेन्स नहीं है कि उनकी लोग विंटर सरवाइव कर सके। वो अपनी सिस्टर को ब्राइब के लिए पैसा देती है, अनयूजुअली ज्यादा पैसा। लेकिन तभी लिया अचानक आकर वो पाउच छीन लेती है और उसी पल एमसी भी वहां पहुंच जाता है। लिया वो पाउच एमसी को दे देती है। एमसी ऑरोरा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कोई डील करने को तैयार है। ऑरोरा पूछती है कौन सा बिजनेस। एमसी उसे शांत होने को बोलता है और उसे एल्फ कहकर बुलाता है। ऑरोरा प्रिटेंड करती है कि उसे समझ नहीं आया क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में एल्फ्स अलाउड नहीं होते। एमसी सीधा बोलता है कि वो सब जानता है। ऑरोरा पूछती है क्या चाहिए। एमसी जवाब देता है फूड सप्लाईज। ऑरोरा को लगता है कि एमसी पावरलेस है। वो समझाती है कि सिटी के फूड प्राइसेस 4 बड़े नोबल फैमिलीज डिसाइड करते हैं। वॉर और डिजास्टर्स ने पूरे साल फूड स्कैर्स किया है और एल्फ्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एमसी प्रॉमिस करता है कि ग्रेन्स पहले से भी सस्ते हो जाएंगे। दूसरी तरफ चारों नोबल फैमिलीज मीटिंग कर रही होती है, अपनी कमाई सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी बटलर आकर बताता है कि एमसी ने उन्हें बैंक्वेट में बुलाया है। सब डर जाते हैं। ऑगस्टस उन्हें काम करता है, बोलता है प्राइस बढ़ाना कानूनन अलाउड है और एमसी कुछ नहीं कर सकता। वो लोग गरीब जैसे कपड़े पहनकर बैंक्वेट पहुंच जाते हैं। एमसी उन्हें देखकर अंदर ही अंदर हंसता है। वो पूछता है इतने गंदे क्यों दिख रहे हो जबकि सिटी की ग्रेन सप्लाई तुम कंट्रोल करते हो। नोबल्स एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि वो डैम प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रेन्स लोएस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं। एमसी स्माइल करता है, फिर बताता है कि उसे ग्रेन बिजनेस पर बात करनी है। ऑगस्टस बोलता है एमसी के पास पैसे कम है और वो पहले ही लॉस में है। लेकिन एमसी बड़ा ट्विस्ट देता है, प्राइस कम नहीं बढ़ाकर 4 गोल्ड पर सैक करना है और प्रॉफिट का 30% कमीशन उसे चाहिए। नोबल शॉक लेकिन खुश। उन्हें लगता है एमसी भी ग्रीडी है। घर लौटकर वो सोचते हैं कि किसी को ना बताकर सारा ग्रेन बाजार से स्वीप कर लेंगे और बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। नेक्स्ट डे ऑरोरा गुस्से में एनसी के ऑफिस आती है, बोलती है कि वो करप्ट मर्चेंट्स का साथ दे रहा है। एनसी कामली बताता है प्राइस ज्यादा देर तक हाई नहीं रहेगा, आधे महीने में ग्रेन मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। ऑरोरा को लगता है कि एनसी इनएक्सपीरियंस्ड है, बकवास कर रहा है। एमसी समझाता है 2 गोल्ड हो या 4 गोल्ड लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पर 4 गोल्ड से एक फायदा है, मर्चेंट्स खुद बर्बाद हो जाएंगे। एनसी का रियल एम मर्चेंट्स को खत्म करना था, प्राइसेस कम करवाना नहीं। 7 दिन बाद प्राइस सीधा 7 गोल्ड पहुंच जाता है। ऑरोरा फिर कंप्लेन करने आती है। एमसी लिया से दिनों की गिनती पूछता है, 7 दिन हो चुके। एमसी मुस्कुराता है, अब मर्चेंट्स खत्म। ऑरोरा एक्सप्लेनेशन मांगती है। एमसी शांत होकर बोलता है नोबल्स को शक ना हो इसलिए उसने स्ट्रेटेजी नहीं बताई। फिर पूछता है इस समय सिटी में सबसे बड़ी कमी क्या है। ऑरोरा जवाब नहीं दे पाती। एनसी कहता है सिंपल, इस सिटी में एक भी ऐसा मर्चेंट नहीं बचा जो ग्रेन बेच रहा हो। एनसी समझाता है कि ग्रीड इंसान का सबसे आसान ट्रेट है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो एग्जाम्पल देता है उन मर्चेंट्स का जो शहर में तब घुस आए जब
जब उन्होंने सुना कि ग्रेन की कीमत बढ़कर 4 गोल्ड कॉइन्स पर सैक हो गई है। एमसी को पता है कि शहर की 4 नोबल फैमिलीज अभी और ज्यादा ग्रेन खरीदेंगी, जिससे और भी ज्यादा मर्चेंट्स शहर में आते रहेंगे। इस पॉइंट पर आइसलैंडिंग सिटी पूरे एम्पायर में सबसे ज्यादा ग्रेन स्टॉक वाला शहर बन चुका है। एमसी कहता है, जब सामने 10,000% प्रॉफिट दिखता है, इंसान की अक्ल बंद हो जाती है। बस 2 शब्द बचते हैं, गेट रिच। एमसी सेंट्स को भरोसा दिलाता है कि आज के दिन के बाद शहर की 4 नोबल फैमिलीज खत्म हो जाएंगी। फिर एमसी एक नोट देता है लिया को, कहता है पूरे शहर में इसे फैलाओ। नोट में लिखा है कि अयूरा चर्च के रिजर्व ग्रेन को बेच रही है क्योंकि उसे एमसी के तरीके पसंद नहीं आए। एमसी कहता है कि ग्रेन की प्राइस 1 कॉइन पर बैग रखनी है। अयूरा हैरान हो जाती है। वो पूछती है, एमसी मुझे इतना ऑनर क्यों दे रहा है? एमसी मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरे पास ग्रेन है ही नहीं, मैं बेच नहीं सकता। सेंट आर्ग्यू करती है कि उसके पास इतना ग्रेन नहीं है, वरना वो अपने लोगों के विंटर स्टॉक को ही बेच देगी। सेलिना बीच में बोलती है, तुम बहुत नाइव हो, एमसी की बात सुनो, जितनी देर करोगी उतना लॉस होगा। अयूरा जवाब देती है कि उसके लोग पैसे से ज्यादा ग्रेन को प्रायोरिटी देते हैं। एमसी आर्ग्यूमेंट से थक जाता है और कहता है, वही करो जो मैंने बोला है, ग्रेन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। फिर एमसी सेलिना से कहता है कि उसे और मेज एसोसिएशन को सिटी सील करना है। सेलिना बोलती है, एक भी इंसान सिटी से बाहर नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद एमसी नोटिस करता है कि लिया थोड़ी टेंस है। वो पूछता है, क्या हुआ? लिया कहती है कि उसे डर है अगर मर्चेंट्स कुछ दिन होल्ड कर गए और अयूरा अपना सारा ग्रेन बेच दे। एमसी उसे समझाता है, स्कीम्स 2 तरह की होती हैं, सीक्रेट प्लॉट और ओपन प्लान। सीक्रेट प्लान अवॉइड किया जा सकता है, ओपन प्लान कोई अवॉइड नहीं कर सकता। एमसी कहता है, सिटी के मर्चेंट्स ग्रीड से अंधे हो चुके हैं, प्रॉफिट के चक्कर में वो सब बेच डालेंगे, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि रातों रात ग्रेन की कीमत गिर जाएगी तो वो पैनिक में बेचने लगेंगे। कुछ देर बाद ऑगस्टस और बाकी नोबल्स को खबर मिलती है कि चर्च ग्रेन 1 गोल्ड कॉइन पर बैग बेच रहा है। सब घबरा जाते हैं। ऑगस्टस आखिर में कहता है, कुछ लोग चर्च में भेजो, जितना हो सके उतना ग्रेन खरीद लो। थोड़ी देर में चर्च के बाहर भीड़ उमड़ जाती है। अयूरा उन्हें शांत करती है, बल्क लोड है, पोप ने 10,000 बैग्स भेजे हैं। मर्चेंट्स यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी खरीदने दौड़ते हैं। तभी सैनिक आकर कहते हैं कि ये तो फर्स्ट बैच है और कल और ग्रेन आएगा। मर्चेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। अगर इतना ग्रेन है तो हमारा बिजनेस खत्म। एक मर्चेंट अपने खर्च निकालकर समझता है कि उसका एक बैग 95 सिल्वर कॉइन्स पड़ रहा है। वो पैनिक में अनाउंस करता है, 95 सिल्वर कॉइन्स पर बैग। फिर दूसरा चिल्लाता है, मैं 90 में बेच रहा हूँ। फिर तीसरा 80 सिल्वर कॉइन्स। पूरी मार्केट क्रैश हो जाती है। एमसी बैल्कनी पर खड़े होकर केओस देख रहा है। सेलिना कहती है, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है जैसा तुमने कहा था। एमसी मुस्कुराता है, यही है ह्यूमन नेचर। सेलिना पूछती है, प्राइसेस 50 तक गिर जाएंगी? एमसी, तुम ग्रीडी मर्चेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जब अगस्टस और उसका ग्रुप बेचना शुरू करेगा, ग्रेन पूरे शहर की सबसे सस्ती चीज बन जाएगी। अगस्टस को समझ आता है कि बाहर वाले मर्चेंट्स भी बेच रहे हैं, मतलब एमसी ने उन्हें फंसाया है। वो समझता है कि एमसी ने ही बड़ी कीमतों की खबर फैलाकर सारे टाउन से मर्चेंट्स को शहर बुलाया, फिर चर्च के नाम पर कीमत क्रैश कर दी। सब मर्चेंट्स लॉस में बेचने लगे। अगस्टस कहता है, एमसी ने हम पर बड़ा जाल फेंका है, लेकिन फिर वो प्लान देता है, हम ग्रेन रोक कर रखेंगे, जब लोग डेस्परेट होंगे हम हाई प्राइस में बेचेंगे। लेकिन तीनों नोबल्स आपस में धोखा देकर सीक्रेटली अपना ग्रेन बेचने लगते हैं। फिर ऑगस्टस भी धोखा देकर अपना ग्रेन बेच देता है। पूरी उनकी यूनिटी टूट जाती है। बाद में एमसी अयूरा को सैक्स दिखाता है और पूछता है, काफी है? अयूरा शॉक, जितना बेचते हैं उतना बढ़ कैसे रहा है? एमसी समझाता है, वी सेल इट पीक, वी बाय इट लोएस्ट, प्रॉफिट इनफिनिट। उसी समय लिलियन आती है, सर प्राइसेस फिर गिर गई हैं, 3 बैग्स 1 गोल्ड कॉइन में मिल रहे हैं। एमसी अयूरा से कहता है, देखा मैंने बोला था। फिर एमसी पूछता है कि क्या वो डील पर बात करने को तैयार है, और बताता है कि वो एल्विन ट्राइब की हर जरूरत पूरी कर सकता है, छोटी चीजों से लेकर लैंड तक। अयूरा कहती है कि यह फैसला एल्विन क्वीन लेगी। एमसी मीटिंग अरेंज करने को कहता है। अयूरा लेटर देती है येरिया को क्वीन तक पहुंचाने के लिए। एमसी खुश है, नोबल्स कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे। एमसी सोचता है कि उसके पास मेज गिल्ड और चर्च दोनों आ जाएंगे। अब एल्ड्रिच के पास सिर्फ मिलिट्री और टैक्सेस बचेंगे। एमसी मिलिट्री में घुसने का तरीका सोच रहा होता है, तभी लिया आती है और उसे रेस्ट करने को बोलती है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और सोल्जर्स की बदतमीजी की शिकायत करता है। एमसी उठकर उसकी बात सुनता है। दूसरी तरफ लिलियन सिटी से एल्विन लैंड्स के लिए सामान ले जा रही होती है। गेट पर सोल्जर्स कंटेनर्स तोड़ देते हैं और टोल फी मांगते हैं। लिलियन 1 कॉइन देती है, लेकिन सोल्जर कहता है, एमसी ने टोल बढ़ाकर 5 कॉइन्स कर दिया है। लिलियन शॉक, मेरे सारे सामान की कीमत 3 सिल्वर
कॉइन्स है। सोल्जर धमकाता है, पे करो या वापस जाओ। लिलियन मजबूरी में 5 कॉइन्स दे देती है। गैरेज में एमसी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बैठा है। मर्चेंट एमसी की तारीफ करता है, एमसी ने हमारे लिए ग्रेन प्राइसेस गिराई, मैंने पैसा खोया पर पहली बार एक लीडर को लोगों की परवाह करते देखा। एमसी पूछता है, एडविन परिवार को जानते हो? मर्चेंट कहता है, सब जानते हैं। लोग सोचते हैं कि उनका पैसा कैसीनो से आता है, पर असली बिजनेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एमसी शॉक में भर जाता है, मैं पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और ये लोग इंसानों को बेच रहे हैं। एमसी समझ जाता है, पहला काम है गार्ड्स को कंट्रोल करना, वरना अंदर से केओस शुरू हो जाएगी। दूसरे गेट पर सोल्जर्स एक और टोल मांगते हैं। लिलियन गुस्से में चिल्लाती है, पहले सिर्फ एक टोल लगता था। सोल्जर बोलता है, ये बॉर्डर फोर्ट का टोल अलग है, इस बार टोल है एक गोल्ड कॉइन। लिलियन हिल जाती है। गैरेज से एमसी की आवाज आती है, पे कर दो। जैसे ही सोल्जर्स देखते हैं कि अंदर कोई बैठा है, वो इंस्पेक्शन की मांग करते हैं। एमसी उतर कर बोलता है, इंस्पेक्शन करो। सोल्जर एमसी की एलिगेंस देखकर कांप जाता है और धीमी आवाज में पूछता है, आप कौन? आखिर में पता चलता है कि सोल्जर्स एमसी को नहीं पहचानते, बल्कि उसके साथ मौजूद मर्चेंट को पहचानते हैं। वे उसे ट्रिस्ट कहते हैं। ट्रिस्ट सोल्जर्स को देखकर खुश नहीं होता, और इसकी वजह भी है। उसे अच्छे से पता है कि ये सोल्जर्स असल में पास की पहाड़ियों के बांदित थे। बाद में उन्होंने एडविन फैमिली के साथ हाथ मिला लिया था और इंसानों की ट्रैफिकिंग का काम करते थे। आज ट्रिस्ट जिस पोजीशन पर, एक सोल्जर गुस्से में कहता है कि पिछली बार जब ट्रिस्ट शहर से बाहर गया था तो उसने पूरा तारीफ नहीं दिया था और इसी वजह से उसे डांट पड़ी थी। बिना कुछ सोचे समझे वह ट्रिस्ट को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि उसे अपने पुराने मिस्टेक की भरपाई करनी होगी, वरना वह उसे जाने नहीं देगा। ट्रिस्ट आर्ग्यू करता है कि उसने उतने ही पैसे दिए थे जितने सोल्जर ने मांगे थे। सोल्जर कहता है कि तब पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब है। वह आगे जोड़ता है कि अगर ट्रिस्ट कारेज में अकेला होता तो उसे जाने देता, लेकिन चूंकि एमसी भी साथ है, इसलिए अब 5 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। एमसी बीच में दखल देता है और कहता है कि ये पेमेंट बहुत ज्यादा है, और सवाल करता है कि फिर भी शहर का टैक्स रेवेन्यू इतना कम क्यों है। सोल्जर हैरान हो जाता है कि कोई नोबडी उससे ऐसे बात कर रहा है। वह एमसी को मारने ही वाला होता है कि उसकी नज़र ली पर पड़ती है और उसकी सुंदरता उसे आकर्षित कर लेती है। हालात बिगड़ते देख ट्रिस्ट सोल्जर से कहता है कि वह 5 गोल्ड कॉइन्स दे देगा, बस वह उसके बिजनेस लोगों को परेशान न करे। सोल्जर बिना देर किए पैसे उठा लेता है। फिर वह ली की तरफ मुड़कर पूछता है कि वह कहाँ रहती है और उसे छूने की कोशिश करता है। तभी एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घटिया इंसान कहता है। सोल्जर एमसी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली पलक झपकते ही उसे गिरा देती है। एमसी ली से कहता है कि सारे सोल्जर्स को मार दो और उसके बाद जो गार्ड्स उनके साथ हैं वही फौत की सिक्योरिटी संभाले। सोल्जर्स भागने लगते हैं, लेकिन ली उनका पीछा करके सबको खत्म कर देती है। एमसी सोल्जर्स के स्टाट्स देखता है और निराश हो जाता है, क्योंकि वे बिल्कुल ट्रैश निकलते हैं। घर से निकलने से पहले उसके फादर ने उसे बताया था कि पास में एनिमी टेरिटरी है और बेवजह ट्रबल खड़ा करना ठीक नहीं होगा। एमसी खुश होता है कि उसने असली प्रॉब्लम समय रहते पकड़ ली, वरना आगे चलकर उसे एम्पायर से हारना पड़ता। जैसे ही ली बाकी सोल्जर्स को खत्म करने वाली होती है, पीछे से एक आवाज आती है जो पूछती है कि बॉर्डर पर इतना हंगामा कौन कर रहा है। सोल्जर्स पलटते हैं और मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वहां जनरल सीजर खड़ा होता है। एमसी सीजर को देखते ही उसके स्टाट्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि सीजर वाकई टैलेंटेड है, लेकिन पूरी तरह डिसलॉयल है। एमसी आगे बढ़कर पूछता है कि क्या वह हल्क फैमिली का सीजर है, जिसका भाई प्रिय टेरिटरी में काम करता है। सीजर इसकी पुष्टि करता है और पूछता है कि एमसी उसके भाई को कैसे जानता है। एमसी बताता है कि प्रीकर एडगर उसकी बड़ी बहन है। यह सुनते ही सीजर और बाकी सोल्जर्स समझ जाते हैं कि उनके सामने खड़ा इंसान ग्रांड ड्यूक का सबसे छोटा बेटा एमसी है। सोल्जर्स को एहसास हो जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सीजर को याद आता है कि उसके भाई ने उसे चिट्ठी भेजी थी कि एमसी जल्द ही शहर आने वाला है और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसी की होगी। 1 महीने पहले एल्ड्रिच सीजर से मिलने आया था और उसे ढेर सारा पैसा दिया था,
यह कहते हुए कि आगे चलकर शहर उसी पर डिपेंड करेगा। कई लोग सीजर के कान भरते थे कि ड्यूक उसकी काबिलियत नहीं समझता, इसलिए उसे आइसलैंड सिटी जैसे बेकार इलाके में भेज दिया गया। यही वजह थी कि सीजर ने एल्ड्रिच से पैसे लेना आसान समझा। इन सब बातों को सोचकर सीजर अपनी तलवार निकालता है और एमसी को इम्पोस्टर बताता है। वह सोल्जर्स को एमसी को मारने का आदेश देता है और कहता है कि उन्हें इनाम मिलेगा। ली गुस्से में पूछती है कि क्या वह ड्यूक के खिलाफ रिबेलियन कर रहा है। कुछ सोल्जर्स भी सीजर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीजर कहता है कि सामने वाला पहले ही क्राइम कर चुका है, ड्यूक का बेटा होने का झूठ बोलकर। वह सोल्जर्स को याद दिलाता है कि एमसी ने एडविन फैमिली को खत्म कर दिया था। वह उन्हें लालच देता है कि अगर वे एमसी का सिर लेकर ऑविस एम्पायर चले जाए तो उन्हें आरामदायक जिंदगी मिलेगी। सोल्जर्स उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन आखिरकार सीजर का साथ देने का फैसला करते हैं। सीजर एमसी से आखिरी शब्द पूछता है। एमसी उसे पश्चाताप करने का आखिरी मौका देता है, लेकिन सीजर हमला करने का आदेश देता है। ली लड़ाई के लिए अपनी स्कर्ट काट देती है ताकि आसानी से मूव कर सके। वह सोल्जर्स पर टूट पड़ती है और कईयों को पल भर में मार गिराती है। एक सोल्जर एमसी पर स्पीयर से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ली दागा फेंक कर उसे मार देती है। एमसी शांति से खड़ा रहता है और फार्म करते हुए वह फिर से सीजर को आखिरी मौका देता है, लेकिन सीजर मना कर देता है और सोल्जर्स को लालच देता है जो एमसी को मारेगा उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ली सोल्जर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होती है। सीजर विज़र्ड्स को बुलाता है। विज़र्ड्स आइस आरोज चलाते हैं जिससे ली की टांगें जम जाती हैं। एमसी उसे हवा में छलांग लगाने को कहता है और उसे हम फेंकता है। एमसी अपने इलेक्ट्रिकल बैटरी का इस्तेमाल करता है। केबल जमीन पर डालते ही इलेक्ट्रिक करंट सोल्जर्स के शरीर में दौड़ जाता है। एमसी इंसुलेटेड शूज पहने होने की वजह से सुरक्षित रहता है। सोल्जर्स को लगता है कि एमसी थंडर मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार बैटरी की पावर खत्म हो जाती है। तभी आसमान से बिजली गिरती है और सेलिना प्रकट होती है। वह सीजर को डांटती है। विज़र्ड्स मिलकर रेबल्स को पकड़ लेते हैं। सीजर आखिरी बार हमला करता है, लेकिन ली उसे बुरी तरह हरा देती है। सीजर को बांध दिया जाता है। एमसी को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो दिखाते हैं कि सीजर और बौद्ध गार्ड्स सालों से करप्शन कर रहे थे। एमसी उसे चेतावनी देता है कि नोबल्स के पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसके साथ चलो या मरने के लिए तैयार रहो। बाद में एमसी शहर की दीवारें मजबूत करने की योजना बनाता है क्योंकि ड्यूक सॉरेन फिर से हमला कर सकता है। ली बताती है कि 350,000 गोल्ड कॉइन्स वापस मिल चुके हैं। एमसी सिक्योरिटी सुधारने और गार्ड्स को रिवॉर्ड देने का आदेश देता है। उसी समय खबर आती है कि एल्ड्रिच ने रिबेलियन कर दी है और शहर पर कब्जा कर लिया है। एमसी जानता था कि यह होने ही वाला है। वह एल्ड्रिच को 3 दिन का समय देता है सरेंडर करने का, वरना शहर जबरदस्ती ले लिया जाएगा। एल्ड्रिच हंसता है और बेट लगाता है। एमसी बेट स्वीकार कर लेता है। 3 दिनों में शहर की दीवार गिराने की तैयारी शुरू हो जाती है। एमसी फायरवुड और आइस मैजिक का इस्तेमाल करके स्टोन वॉल को तोड़ने की योजना बनाता है। 3 दिनों में पूरी दीवार आग में घिर जाती है और एल्ड्रिच को अब भी समझ नहीं आता कि एमसी ने यह कैसे कर दिखाया। इसके बाद एल्ड्रिच अपने कमरों में चला जाता है ताकि अपने लोगों के साथ अच्छा समय बिता सके। थोड़ी देर बाद उसका एक आदमी आकर बताता है कि हालात अब भी वही हैं, क्योंकि एमसी के लोग अब भी सिर्फ शहर की दीवारों में आग लगा रहे हैं। एल्ड्रिच इस योजना का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने सर्दियों के लिए रखा सारा लकड़ी का स्टॉक जला दिया है। वह अपने दोस्तों को भी बुलाता है ताकि वे एमसी की हार अपनी आंखों से देख सकें। सब लोग काफी उत्साहित होते हैं क्योंकि यह उनकी शर्त का आखिरी दिन होता है।
एल्ड्रिच के आदमी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एमसी हार चुका है और एल्ड्रिच जीत गया है। असल में वे इसलिए भी खुश हैं क्योंकि गर्मी अब असहनीय हो चुकी होती है। जब एमसी शहर के गेट पर पहुंचता है तो एल्ड्रिच उससे पूछता है कि क्या वह आग बुझाने और संवेद करने आया है, लेकिन एमसी कहता है कि वह उसे और उसके दोस्तों को आखिरी मौका देने आया है। वह साफ कह देता है कि यही उनका आखिरी चांस है, वरना बाद में वह सबको मार देगा। यह सुनकर एल्ड्रिच जोर से हंसता है और पूछता है कि क्या एमसी का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि संवेद करने का कोई सवाल ही नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने जो बेट लगाई थी, क्या वह उसे भूल गया है। एल्ड्रिच फिर से हंसता है और कहता है कि क्या एमसी अपने ही शब्दों से पीछे हट रहा है, जबकि उसके सोल्जर्स और लॉयलिस्ट्स पहले ही तबाही का रास्ता चुन चुके हैं। एमसी बस इतना कहता है कि जो होने वाला है उसके लिए उसे दोष न दिया जाए। इसके बाद एमसी सेलिना को इशारा करता है। सेलिना एक जबरदस्त थंडरबोल्ट समन करती है। यह देखकर एल्ड्रिच अपने मेजेस को अलर्ट रहने का आदेश देता है। सेलिना बिजली का हमला करती है, लेकिन मेजेस तुरंत एक बावय खड़ा कर लेते हैं। जब लाइटनिंग से कुछ नहीं होता तो वे हंसने लगते हैं और कहते हैं, सेलिना ने हमला किया और चूक गई। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे एल्ड्रिच और उसके लोग पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उसी वक्त एमसी अपने सैनिकों को दीवार की तरफ बढ़ने का आदेश देता है। सभी सैनिकों के हाथों में ठंडे पानी से भरे बर्तन होते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद सेलिना को चक्कर आने लगता है और एमसी उसका धन्यवाद करता है। एमसी यह देखकर इम्प्रेस्ड होता है कि सेलिना के पास मौसम बदलने की ताकत है। वह सोचता है कि भविष्य में यह ड्राउट जैसी समस्याएं हल करने में काम आ सकती है। सेलिना पूछती है कि क्या उसकी योजना सच में काम करेगी। एमसी भरोसे के साथ कहता है कि जैसे ही ठंडा पानी दीवार पर पड़ेगा, दीवार गिर जाएगी। सैनिक दीवार पर पानी डालना शुरू करते हैं और अचानक दीवार से चरमराने की आवाज आने लगती है। एल्ड्रिच हैरान हो जाता है कि दीवार ऐसी आवाज क्यों कर रही है। बाकी नोबल्स भी घबरा जाते हैं और सवाल करने लगते हैं। एल्ड्रिच अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि शहर की दीवारें सच में टूटने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरी दीवार ढह जाती है। एमसी अपने सैनिकों को अंदर घुसने का आदेश देता है, लेकिन साफ कह देता है कि जो संवेद करे उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। हाँ, जो विरोध करेगा उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। सैनिक तेजी से अंदर घुसते हैं और यह सब देखकर सेलिना हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि दीवार सच में गिर गई। वह सोचने लगती है कि एमसी ने यह सब कैसे किया। एमसी सेलिना से कहता है कि अब घर लौटने का समय हो गया है। उधर एल्ड्रिच को एहसास हो जाता है कि उसने एमसी को कम आंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह भागने का सोचता है और मानता है कि अब उसकी आखिरी उम्मीद ऑबस एम्पायर की सेना है। लेकिन इससे पहले कि वह भाग सके, उसके नोबल दोस्त उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि वे उसे भागने नहीं देंगे, क्योंकि वे अभी मरने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे ही एमसी शहर में गाड़ी चलाकर दाखिल हुआ, लोग उसकी तारीफ करने लगे कि उसने सिर्फ 3 दिनों में दीवार तोड़ दी। सैनिक भी उसकी सराहना कर रहे थे, क्योंकि उसने यह सुनिश्चित किया था कि कोई काजुल्टी न हो और ज्यादा से ज्यादा बस किसी का टखना हल्का सा मुड़ा था। सेलिना को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि एमसी ने यह सब कैसे किया, और वह लगातार उससे पूछती रहती है कि उसने यह कैसे किया। एमसी समझ जाता है कि जब तक वह उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, सेलिना उसे
चैन से नहीं बैठने देगी। तब एमसी उसे समझाता है कि जो उसने देखा वह फिजिक्स के एक प्रिंसिपल पर आधारित था जिसे थर्मल एक्सपांशन और कंट्रैक्शन कहते हैं। यह सुनकर सेलिना और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और एमसी आगे समझाता है कि थर्मल एक्सपांशन और कंट्रैक्शन का मतलब यह होता है कि कोई चीज गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। यह प्रिंसिपल उस रूल पर भी आधारित है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स की मोशन टेम्परेचर के साथ बदलती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की रेंज बढ़ जाती है जिससे ऑब्जेक्ट फैलता है, लेकिन जब टेम्परेचर गिरता है तो वाइब्रेशन की रेंज कम हो जाती है और ऑब्जेक्ट सिकुड़ जाता है। एमसी फिर सेलिना को भरोसा दिलाता है कि एल्ड्रिच से निपटने के बाद वह बाकी बातें भी सुन लेगी। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं, मलबे में फंसा एक नोबल बचाने की भीख मांगने लगता है और एमसी को पूछना पड़ता है कि क्या वह सच में उससे मदद मांग रहा है। नोबल दावा करने लगते हैं कि एल्ड्रिच ने उन्हें धोखे से बिट्रे करने पर मजबूर किया था। एमसी उन्हें याद दिलाता है कि उसने उन्हें 2 मौके दिए थे लेकिन उन्होंने उनका फायदा नहीं उठाया। हताश होकर नोबल कहते हैं कि वे अपनी सारी प्रॉपर्टी सौंपने को तैयार हैं, लेकिन एमसी उन्हें याद दिलाता है कि एक बार जब वह उन्हें मार देगा तो उनकी फैमिली और प्रॉपर्टी अपने आप उसकी हो जाएगी। नोबल एमसी पर रिवर्स साइकोलॉजी आजमाते हैं और कहते हैं कि अगर वह उन्हें मार देगा तो कोई भी उसकी सेवा नहीं करेगा और लोग इसे तिरनी मानेंगे। एमसी उन्हें बताता है कि वे गलत हैं क्योंकि कोई भी किसी का लॉयल नहीं होता, सब सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लॉयल होते हैं। एमसी उनका मजाक उड़ाता है कि उन्होंने इतनी लंबी जिंदगी जी ली फिर भी यह बात नहीं समझ पाए। बिना और बहस के एमसी अपने आदमियों को नोबल को अरेस्ट करने का आदेश देता है ताकि वे सजा का इंतजार करें। दूसरी तरफ एल्ड्रिच सुरक्षित तरीके से अपने क्वार्टर्स तक पहुंच जाता है और अपने मास्क मास्टर को बताता है कि एमसी आ रहा है क्योंकि उसने दीवार तोड़ दी है। यह सुनकर वह आदमी चौंक जाता है और पूछता है कि एमसी यह कैसे कर पाया। एल्ड्रिच समझाता है कि शहर की दीवार को कई दिनों तक आग लगाई गई और उसके बाद उस पर पानी डाला गया जिससे वह तुरंत गिर गई। मास्क ड्यूड यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और मानता है कि एल्ड्रिच बकवास कर रहा है क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एल्ड्रिच उसे समझाने की कोशिश करता है कि यही सच में हुआ था, लेकिन वह जरा भी परवाह नहीं करता। मास्क ड्यूड मानता है कि एमसी ने कोई अज्ञात मैजिक इस्तेमाल की होगी। एल्ड्रिच सुझाव देता है कि वे बाद में बहस करें और पहले भागने का रास्ता ढूंढें क्योंकि जैसे ही एमसी उन तक पहुंचेगा बचने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, एमसी कमरे में घुस जाता है और उनसे पूछता है कि वे आखिर भागकर कहां जाने की सोच रहे हैं। एल्ड्रिच कमरे में एमसी को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछने लगता है कि वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। एमसी उसे बताता है कि वह जल्दी इसलिए पहुंच पाया क्योंकि एल्ड्रिच ने शहर की दीवार छोड़ दी थी और खुद भागने की कोशिश कर रहा था। एमसी कहता है कि उसके पीछे चल रहे सैनिकों ने उसे भागते देखा तो अपने हथियार गिरा दिए। एमसी उसे बता देता है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए आगे बढ़ना आसान था। फिर एमसी मास्क ड्यूड की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वही एल्ड्रिच को सपोर्ट कर रहा है। एमसी उसका मजाक भी उड़ाता है और पूछता है कि वह मास्क इसलिए पहने हुए है क्योंकि वह बदसूरत है या उसके चेहरे पर स्कार्स हैं। मास्क ड्यूड एमसी से कहता है कि अगले कुछ दिनों में वह इतना प्राउड नहीं रहेगा क्योंकि ऑविस एम्पायर और उसकी आर्मी पहले से ही रास्ते में है। वह कहता है कि एमसी द्वारा शहर की दीवार तोड़ना उसकी परेशानी को और भी बढ़ा गया है। मास्क ड्यूड कोई हरकत करने की कोशिश करता है लेकिन एमसी ली को उसे रोकने का आदेश देता है। ली सीधे अपना चाकू उसकी तरफ फेंकती है जो उसका मास्क काट देता है और उसकी आंख के नीचे एक कट लग जाता है। तभी पता चलता है कि वह आदमी ली को पहचानता है और यह एहसास उसके चेहरे पर ठंडक सी दौड़ा देता है। फिर वह आदमी पहले से दिखाया हुआ स्क्रोल एक्टिवेट करता है और एल्ड्रिच के साथ गायब हो जाता है। ली समय पर उन्हें न रोक पाने के लिए माफी मांगती है लेकिन एमसी उसे बताता है कि उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि उनके पास भागने का कोई तरीका होगा। लेकिन वह परेशान है क्योंकि उसे नहीं पता कि एल्ड्रिच के साथ काम करने वाला वह आदमी आखिर है कौन। ली एमसी को बताती है कि वह उस आदमी को जानती है। वह समझाती है कि उसका नाम एमसी एडविन है और वह कभी ग्रांड ड्यूक का सबऑर्डिनेट हुआ करता था। बाद में उसने एमसी के पिता से बिट्रे किया और ड्यूक सॉरिन के पक्ष में चला गया। जब एमसी उसका नाम
नाम सुनता है तो उसे शक होता है कि क्या वह एड्रियन से जुड़ा हुआ है। ली बताती है कि वह सही है क्योंकि एमसी शुरू में एडविन फैमिली का लीडर था, लेकिन वह ड्यूक के आइडिया से सहमत नहीं था और खुद ही एनिमी के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद सेलिना कमरे में आती है और एमसी से पूछती है कि इन्वेडिंग ऑविस आर्मी के बारे में वे क्या करने वाले हैं। सेलिना कहती है कि अगर शहर के सारे मेजेस भी मिलकर दीवार को रिपेयर करने की कोशिश करें तब भी यह काफी नहीं होगा। एमसी सेलिना से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी तरह प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेता है। सब कुछ सेटल होने के बाद एमसी लोगों को एड्रेस करने का फैसला करता है, लेकिन सेलिना सोचती है कि वह ऐसा क्या कहेगा जिससे लोग पैनिक में न आ जाए। एमसी मेगाफोन उठाता है और सबका ध्यान खींचकर बताता है कि ऑविस एम्पायर की आर्मी उनकी तरफ मार्च कर रही है। वह उन्हें बताता है कि आर्मी कुछ ही दिनों में शहर में पहुंच जाएगी। यह सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है। सेलिना को लगता है कि एमसी पागल हो गया है क्योंकि उसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। लोग पैनिक करने लगते हैं और सवाल करते हैं कि जब हाल ही में उन पर हमला हुआ था तो आर्मी फिर से क्यों आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि अपनी कीमती चीजें समेटकर भाग जाना ही सही रास्ता है। वहीं कुछ लोग शहर छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि एमसी के अंदर यह शहर प्रॉस्परस रहा है। सेलिना एमसी को डांटते हुए कहती है कि उसे इन्वेडिंग आर्मी के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए था। एमसी उससे पूछता है कि उसने क्यों नहीं बताना चाहिए था और सेलिना जवाब देती है कि ऐसे हालात में लोग इंस्टिंक्टिवली आर्मी से प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं। सेलिना कहती है कि सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसलिए खतरे के सामने काम रहना उनके लिए मुश्किल होता है। एमसी फिर सेलिना से कहता है कि वह इस पूरी सिचुएशन के बारे में एक बात समझ नहीं रही है। वह उसे बताने लगता है कि इस हालात में काम रहने की उम्मीद सिर्फ कमांडर से की जाती है, दूसरी तरफ सोल्जर से काम रहने की सबसे कम उम्मीद होती है। सेलिना को एमसी की बात समझ नहीं आती और तभी एमसी एम्पायर द्वारा भेजा गया चैलेंज लेटर निकालता है ताकि पूरा शहर उसे देख सके। एमसी उस लेटर को जोर से पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सिटीजन्स बेवकूफ हैं और अपने घरों की रक्षा नहीं कर सकते। एमसी आगे जोड़ता है कि एम्पायर पहले ही उन्हें कावद मान चुका है जो अपने लीडर को छोड़कर भाग जाएंगे। जैसे ही लोग यह सुनते हैं वे गुस्से से भर जाते हैं क्योंकि वे एम्पायर के हाथों लगातार सफरिंग झेल चुके हैं। एमसी आगे कहता है कि एम्पायर ने उन्हें कावद और फूल कहकर बहुत बड़ी गलती की है। लोग जोर से जवाब देते हैं और एमसी का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि वे लड़कर जवाब देंगे। एमसी उनके जज्बे से प्रभावित होता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह ऑविस एम्पायर को बाहर खदेड़ने में उनकी अगुवाई करेगा। उसी रात बाद में ली एमसी के चेम्बर्स में आती है और उसे चाय पीने और थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है। एमसी ली से कहता है कि रेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि एनिमी आर्मी के शहर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले उन्हें कोई सलूशन ढूंढना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो पूरा शहर ऑविस एम्पायर के कब्जे में चला जाएगा। ली उससे दोपहर में दिए गए स्पीच के बारे में पूछती है तो एमसी कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक लाई था। एमसी बताता है कि उसने यह सब लोगों को स्टेबिलाइज करने के लिए कहा था। ली फिर भी मानती है कि यह काफी नहीं है और वह एमसी से कहती है कि वह उसके साथ शहर छोड़ दे ताकि वह डेंजर में न रहे। एमसी ली को बताता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही मालकम और सेलिना को आदेश दे दिया है कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को ऑर्डरली तरीके से शहर से बाहर इवैक्यूएट कर दिया जाए। एमसी की नजर एक खास किताब पर जाती है जो डार्क ग्रीन डिवाइन ऑयल के बारे में है और वह ली से इसके बारे में पूछता है। ली को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन उसने सुना है कि यह जलने वाली चीज है। वह कहती है कि यह विचेस के रिचुअल्स में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम का रंग काफी रिच होता है जो डीप रेड, गोल्डन, डार्क ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन और ट्रांसपेरेंट तक हो सकता है। पेट्रोलियम का रंग असल में उसमें मौजूद गम और आस्फल्टीन की मात्रा पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा मात्रा उतना गहरा रंग। यह जानने के बाद एमसी और क्यूरियस हो जाता है और ली से कहता है कि उसे तुरंत उस ऑयल के पास ले चले क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार वह वेयरहाउस में स्टोर्ड है। वे
जल्दी से वेयरहाउस पहुंचते हैं और MC सोल्जर्स को डार्क ग्रीन डिवाइन ऑयल ढूंढने का आदेश देता है, लेकिन वह उन्हें चेतावनी देता है कि उसके आसपास ओपन फ्लेम का इस्तेमाल न करें। MC वेयरहाउस में चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि वहां हर जगह पैसा ही पैसा है। ये वही पैसा है जिसे एल्ड्रिच ने सालों में एम्बेजल किया था और MC चाहता है कि क्राइसिस खत्म होते ही इस पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाए। कुछ मिनटों की खोज के बाद सोल्जर्स को ऑयल मिल जाता है और MC तेजी से उसे देखने पहुंचता है। वह बारल खोलता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब शहर के पास आखिरकार एक मौका है। ऑविस मिलिट्री कैंप में एल्ड्रिच और रेवन लौटकर ड्यू कास्टेल को बताते हैं कि वे अपने मिशन में फेल हो गए। कास्टेल उन्हें बताता है कि उसे पहले से उम्मीद थी कि वे फेल होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे इतने बुरे तरीके से फेल करेंगे। कास्टेल को यकीन नहीं होता कि वे सिर्फ 3 दिनों से ज्यादा शहर को संभाल नहीं पाए। एल्ड्रिच बोलता है और कहता है, MC ने शहर की दीवार तोड़ने के लिए एक फॉरबिडन मेथड इस्तेमाल किया, इसी वजह से हम फेल हो गए। फॉरबिडन मेथड का जिक्र सुनकर कास्टेल क्यूरियस हो जाता है और मान लेता है कि ऑल्डेरियन ने अपने सबसे छोटे बेटे की रक्षा के लिए कोई मेल भेजा होगा। रेवन मुस्कुराता है और कास्टेल से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरबिडन स्पेल को लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शहर की दीवारें MC की वजह से नष्ट हो चुकी हैं। रेवन कहता है कि इतनी कम टाइम में दीवारों का रिपेयर होना मुमकिन नहीं है। कास्टेल रेवन से कहता है कि उसे यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि वह कोई इनकॉम्पिटेंट इंसान नहीं है। फिर कास्टेल उसे बताता है कि अब उसके लिए कोई और काम नहीं है और वह ऑविस एम्पायर वापस जाकर आगे के डेवलपमेंट्स का इंतजार करे। यह सुनकर रेवन डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कास्टेल को याद दिलाता है कि उन्होंने सब कुछ मिलकर प्लान किया था। रेवन जानना चाहता है कि कास्टेल का उसे एम्पायर वापस भेजने का क्या मतलब है और कास्टेल साफ कर देता है कि उसे बाहर निकाल दिया गया है। कास्टेल उसके तरफ एक स्क्रोल फेंकता है और जब रेवन उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि वह उसका अरेस्ट वारंट है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, कास्टेल अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दे देता है। रेवन को ले जाने के बाद कास्टेल एल्ड्रिच की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि उसका क्या अंजाम होना चाहिए। एल्ड्रिच घुटनों पर गिर जाता है और जिंदगी की भीख मांगता है। वह कहता है कि उसे एक सीक्रेट पता है जिसकी मदद से ऑविस एम्पायर को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सीक्रेट का जिक्र कास्टेल की दिलचस्पी बढ़ा देता है और वह उसे सुनने के लिए बेचैन हो जाता है। ट्यूरन सिटी के मेन हॉल में MC की बड़ी बहन प्रिसिलिया को MC का एक लेटर मिलता है जिसे ली ने लिखा था। प्रिसिलिया अपने भाई का लेटर देखकर मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वह लेटर खोलकर उसका कंटेंट पढ़ती है, वह पूरी तरह गुस्से में आ जाती है। वह अपनी मेड ग्वेन से कहती है कि सीजर के भाई वेलस को बुलाया जाए। उसी पल वेलस कमरे में आ जाता है और प्रिसिलिया बिना समय गंवाए उस पर रिबेलियन की साजिश रचने का आरोप लगा देती है, लेकिन वेलस बहस करता है कि यह झूठ है क्योंकि वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्रिसिलिया गुस्से में लेटर उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि वह खुद डिटेल्स कंफर्म कर ले। लेटर में ली ने प्रिसिलिया को वेज के बारे में लिखा था क्योंकि उसका भाई एक रेबल है। लेटर पढ़ लेने के बाद प्रिसिलिया उससे पूछती है कि क्या उसके पास अपने बचाव में कुछ कहने को है। डरते हुए वेज बताता है कि सीजर ने जो किया उसका हल्क फैमिली से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वह अकेले ही काम कर रहा था। वह यह भी बताता है कि उसने सीजर को एक लेटर लिखा था जिसमें उसे MC के इंस्ट्रक्शंस मानने के लिए कहा गया था। वेज की बातें सुनने के बाद प्रिसिलिया को लगता है कि उसकी रिएक्शंस और शब्द फेक नहीं है। वेज उससे गुजारिश करता है कि वह उसके फैमिली को लॉयल्टी साबित करने का एक मौका दे। प्रिसिलिया उससे पूछती है कि वह किस तरह का मौका चाहता है, तो वेज कहता है कि वह अपनी बेटी रोजलिंड को आर्मी का नेतृत्व करने के लिए भेजेगा ताकि कास्टेल की आर्मी के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सके। यह सुनकर प्रिसिलिया हैरान रह जाती है क्योंकि रोजलिंड अभी अडल्ट हुई है। वह कहती है कि अगर रोजलिंड को कुछ हो गया तो हल्क फैमिली के पास कोई नहीं बचेगा। वेज प्रिसिलिया से कहता है कि हल्क फैमिली सब
सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है अगर इससे प्रिसिलिया खुश होती है। वह कहता है कि उसका फैमिली बहुत पहले खत्म हो चुका होता, लेकिन यह सब प्रिसिलिया की वजह से है कि वे अब भी टिके हुए हैं। वह प्रिसिलिया से आखिरी बार गुजारिश करता है कि उसे लॉयल्टी साबित करने का एक मौका दिया जाए। उसकी लॉयल्टी साबित करने के लिए इसके बाद प्रिसिलिया ग्वेन से कहती है कि रोसलैंड पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा जाए, क्योंकि अगर उसने जरा भी कुछ गलत किया तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कास्टेल अपनी आर्मी के साथ आइसलैंडिंग सिटी के बाहरी इलाके में पहुंच जाता है और उसके साथ एल्ड्रिच भी होता है। एल्ड्रिच उसे शहर का एक कमजोर हिस्सा दिखाता है और बताता है कि इस रास्ते से हमला करना आसान होगा, लेकिन दीवार फिर से बन चुकी होती है और एल्ड्रिच समझ जाता है कि एमसी ने इसे ठीक करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एमसी एक मौत भी बना रहा है। यह देखकर कास्टेल हंसने लगता है और नतीजा निकालता है कि एमसी अब तक का सबसे बड़ा इडियट है। कास्टेल को यकीन नहीं होता कि मेजिस की कीमती मैजिक पाओ शहर की दीवार ठीक करने में बर्बाद कर दी गई। दूसरी तरफ एल्ड्रिच को चिंता होती है कि दीवार रिपेयर हो चुकी है और वह कास्टेल से पूछता है कि वह खुश क्यों है। कास्टेल समझाता है कि दीवार तभी काम की होती है जब टरेन बचाव के लिए आसान और हमला करने के लिए मुश्किल हो। कास्टेल इशारा करता है कि उनके पास एक समतल मैदान है, बीच में सिर्फ एक नदी है जो आर्मी को हमला करने से नहीं रोक सकती। कास्टेल कहता है कि अगर एमसी मेजिस की मदद सही जगह इस्तेमाल करता तो शायद उसके पास उन्हें रोकने का मौका होता, लेकिन अब जब उसने उनकी कीमती पाव दीवार ठीक करने में बर्बाद कर दी है तो कास्टेल को उसके बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। यह सुनकर एल्ड्रिच दंग रह जाता है और कास्टेल की तारीफ करने लगता है। उसे अब तक का सबसे बुद्धिमान आदमी बताता है। एक सोल्जर कास्टेल से कहता है कि शहर पर कब्जा करने के लिए उन्हें फोर्ट्रेस पर सीधा हमला करने की जरूरत नहीं है। वह सुझाव देता है कि वे ट्रूप्स भेजकर शहर को चारों तरफ से घेर ले ताकि उसे आइसोलेट किया जा सके। कास्टेल उस आदमी की तरफ घिन भरे चेहरे से देखता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह फोर्ट्रेस जीत नहीं सकता। वह सोल्जर तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि कास्टेल ने उसे गलत समझा है। वह बताता है कि वह सिर्फ ऐसा सलूशन देना चाहता था जिससे कैजुअल्टीज कम हो, क्योंकि वे सीज कर रहे हैं। कास्टेल कहता है कि युद्ध में मरना नॉर्मल बात है। इसके अलावा जो ज्यादातर सोल्जर्स वे लाए हैं वे न्यूबीज हैं, इसलिए यह शहर उनकी स्किल्स टेस्ट करने के लिए अच्छा मौका होगा। कास्टेल अपने आदमियों को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वे एमसी को दिखा सकें कि वह किसके खिलाफ खड़ा है, इस उम्मीद में कि शायद एमसी हार मान ले। इसी दौरान एमसी अपने चेम्बर्स में सिस्टम द्वारा दिए गए क्वेस्ट को देख रहा होता है जिसमें उससे हाई एट्रीब्यूट्स वाले 5 कैरेक्टर्स को नर्चर करने के लिए कहा गया था। एमसी को यकीन नहीं होता कि यह टास्क आधे महीने से ज्यादा समय से पड़ा है और उसे अब तक कोई सलूशन नहीं मिला। तभी ली कमरे में आकर बताती है कि कास्टेल और उसका मजिशियन शहर के बाहर उससे मिलना चाहते हैं। एमसी उठकर कास्टेल से मिलने जाता है और कास्टेल उसे सवेंद करने का मौका देने की बात कहता है। जब वह अपनी डिमांड्स गिनाने में लगा होता है, एमसी बस अपने एक आदमी की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या सामने खड़ा यह बेवकूफ ऑविस का ग्रैंड ड्यूक है। यह सुनकर सोल्जर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं और ली कंफर्म करती है कि वही कास्टेल है। कास्टेल यह सुनकर आगबूला हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका इतना अपमान हुआ है। कास्टेल कहता है कि जब भी उसकी मुलाकात एमसी के पिता से होती थी तब भी वह उसे कुछ रिस्पेक्ट देते थे। एमसी उसकी बकवास को नजरअंदाज करता है और सीधे पूछता है कि वह आखिर चाहता क्या है। कास्टेल चिल्लाकर कहता है कि वह एमसी को सवेंद करने का मौका देने आया है, वरना वह शहर को खून से नहा देगा। तभी एमसी कास्टेल से कहता है कि वह भी उसे एक मौका दे रहा है। वह उसे सलाह देता है कि अगर वह अभी मरने के लिए तैयार नहीं है तो वापस घर लौट जाए। कास्टेल एमसी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके पास लगभग 100,000 सोल्जर्स हैं जो शहर पर हमला करने को तैयार हैं और अगर एमसी मरना नहीं चाहता तो उसे तुरंत सवेंद कर देना चाहिए। यह समझकर कि कास्टेल अपनी बकवास बंद नहीं करेगा, एमसी ली से कहता है कि उसे सबक सिखाए। ली तुरंत मान जाती है और कास्टेल की तरफ एक दाग फेंकती है। उसका मेघ घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू बारिये को चीरते हुए कास्टेल के गाल को काट देता है, उसकी आंख को बस थोड़ा सा मिस करता हुआ। एमसी उसे बताता है कि यह नाइफ थ्रो सिर्फ एक वार्निंग था और अगली बार ली जरूर निशाना नहीं चूकेगी। कास्टेल खुद को बुरी तरह बेइज्जत महसूस करता है और गुस्से में अपने कैंप वापस लौट जाता है। उसी समय
समय एमसी सेलिना से कहता है कि तुरंत अटैक की तैयारी करे। कास्टेल अपने काम पहुंचकर अपने जनरल को आदेश देता है कि शहर पर तुरंत हमला करने के लिए सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज करे। उसे यकीन नहीं होता कि एमसी ने उसे यूं बेइज्जत किया है और वह उसे सबक सिखाने की ठान लेता है। कास्टेल का आदमी उसे याद दिलाता है कि आर्मी पिछले 3 दिनों से बिना रेस्ट के मार्च कर रही है। वह सुझाव देता है कि सोल्जर्स को पूरी तरह आराम करने के बाद अगले दिन हमला किया जाए, लेकिन यह बात कास्टेल को और गुस्सा दिला देती है और वह कहता है कि 3 दिन चलने के बाद सोल्जर्स के थकने का सवाल ही नहीं है। वह आदमी कास्टेल से काम होने को कहता है क्योंकि चाहे वे थके हों या नहीं, उन्हें ब्रिजेस तो बनाने ही पड़ेंगे। सोल्जर्स भी अपने रिप्रेजेंटेटिव की बात से सहमत होते हैं, लेकिन कास्टेल जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि बातल में स्पीड सबसे जरूरी चीज है। फिर वह आदेश जारी करता है कि वे तुरंत शहर पर हमला करेंगे। बार्क्स में सोल्जर्स आराम कर रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं, यह सोचकर कि शाम को उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन जैसे ही कमांड आकर उन्हें शहर पर अटैक के लिए असेंबल होने को कहता है, उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। यह सुनकर वे हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि वे पिछले कई दिनों से बिना आराम के चल रहे हैं। उनका मानना होता है कि बातल से पहले उन्हें भरपेट खाना मिलना चाहिए, लेकिन कमांड उन्हें शिकायत बंद करने को कहता है और याद दिलाता है कि सोल्जर्स होने के नाते आदेश मानना उनका फर्ज है। कुछ ही पलों बाद सोल्जर्स शहर की दीवार की तरफ दौड़ने लगते हैं और एमसी का कमांड उससे पूछता है कि इन्वेडिंग आर्मी पर कब आरोस चलाने हैं। एमसी अपने सोल्जर्स से पूछता है कि क्या उनमें से किसी ने पहले एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और उनमें से एक हाँ कहता है। एमसी उससे पूछता है कि सामने की ट्रूप्स इतनी थकी हुई और भूखी क्यों दिख रही हैं। वह आदमी बताता है कि उसके अनुभव के हिसाब से सामने जो सोल्जर्स हैं वे नए रिक्रूट्स लगते हैं। इसके अलावा वे भूखे भी दिखाई दे रहे हैं और यह बात एमसी को चौंका देती है। उसे हैरानी होती है कि कास्टेल अपने आदमियों को खाना तक नहीं खिला रहा। वह आदमी फिर एमसी को बताता है कि कास्टेल ने शायद इन न्यूबीज को कानन फौदर की तरह इस्तेमाल किया है। वे असल में वहां सिर्फ शहर की डिफेंस को कमजोर करने के लिए, बस मरने के लिए। यह सुनकर एमसी गुस्से में आ जाता है और पूछने पर मजबूर हो जाता है कि कास्टेल ऐसा क्यों करेगा। सोल्जर एमसी को बताता है कि बहुत कम नोबल्स ऐसे होते हैं जो अपने लोगों की परवाह करते हैं, जैसे एमसी और उसके पिता करते हैं। एमसी यह जानकर और भड़क जाता है कि कास्टेल इतना घटिया इंसान है और वह फैसला करता है कि अब वह बिल्कुल भी रोक कर नहीं चलेगा। एमसी के आदमी उसे बताते हैं कि उनके पास रिक्रूट्स को मारने के लिए काफी आरोज हैं और उससे पूछते हैं कि वह कब हमला करने वाला है, लेकिन एमसी सबको चौंका देता है जब वह कहता है कि अभी कोई मूव नहीं करेगा। जैसे ही सोल्जर्स पास आते हैं, एमसी सेलिना से कहता है कि सारे विज़र्ड से कोल्ड विंड का इस्तेमाल करवाए। सेलिना वैसा ही करती है और कास्टेल मुस्कुरा देता है, यह मानते हुए कि एमसी सिर्फ एक इडियट है। उसका कमांडर उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, तो कास्टेल बताता है कि उसने जानबूझकर नए रिक्रूट्स भेजे थे ताकि एमसी अपने आरोज खत्म कर दे, लेकिन एमसी ने इसके बजाय अपने मैजिशियंस की पावर बर्बाद कर दी। कास्टेल अपने कमांडर से कहता है कि जैसे ही एमसी अपने मेजिस की ताकत खत्म कर लेगा, वह मैजिशियंस और कावलरी को भेजकर शहर पर हमला कर देगा। कास्टेल के आदमी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वह सच में बहुत चालाक आदमी है, क्योंकि अब शहर पर कब्जा करना बहुत आसान होने वाला है। कास्टेल अपने मन में पहले ही एमसी को कैदी बनाते हुए देख रहा होता है। जब रिक्रूट्स ऊपर आसमान में मैजिक का असर देखते हैं तो वे डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सेलिना की मैजिक का असर खत्म होता है, कमांडर सोल्जर्स को डांटता है और उन्हें फिर से हथियार उठाकर दोबारा चार्ज करने को कहता है। सेलिना एमसी से पूछती है कि क्या उसने जो बेसिक लेवल कोल्ड विंड मैजिक इस्तेमाल की है वह एनिमी को रोकने के लिए काफी है। सेलिना को लगता है कि लाइटनिंग मैजिक ज्यादा बेहतर रहती। एमसी सेलिना से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय से ही लोग 2 वजहों से अपनी लड़ने की हिम्मत खो देते हैं, भूख और ठंड। एमसी कहता है कि एम्पायर के सोल्जर्स पहले से थके हुए हैं और अब शहर पर ठीक से हमला भी नहीं कर सकते। बैटलफील्ड में सोल्जर्स कांपने लगते हैं और घर जाने की भीख मांगते हैं, क्योंकि वे अब
और लड़ नहीं सकते। कैप्टन उन पर चिल्लाता है और उन्हें हर तरह की गालियां देता है। वह उन्हें हथियार उठाकर हमला करने को कहता है, लेकिन सोल्जर्स बताते हैं कि मौसम बहुत ठंडा है, उनके हाथ जम गए हैं, वे हथियार उठा नहीं पा रहे हैं और वे भूखे भी हैं। इसी बीच सोल्जर्स रिट्रीट करने का सुझाव देते हैं और कैप्टन कास्टेल तक उनकी हालत की खबर भिजवाता है, लेकिन वह सोल्जर्स को हर हाल में हमला जारी रखने को कहता है। मैसेंजर दौड़कर कास्टेल के पास पहुंचता है और मौजूदा हालात बताता है। अंदर ही अंदर वह सोल्जर इस बात से गुस्से में होता है कि वे भूखे और ठंड में मर रहे हैं, जबकि कास्टेल अंदर आराम से मजे कर रहा है। सोल्जर कास्टेल को बताता है कि फ्रंट लाइंस की हालत बहुत खराब है, क्योंकि एमसी ने कोल्ड विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उनके चार्ज को रोक दिया है। वह बताता है कि सोल्जर्स भूखे भी हैं और ठंड से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वे अपने हथियार ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। वह कास्टेल से ट्रूप्स को कुछ समय के लिए पीछे हटाने का आदेश देने की गुजारिश करता है। कास्टेल उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वह और बाकी लोग कावर्ड्स हैं, जो ऑविस एम्पायर के नोबल सोल्जर्स कहलाने लायक नहीं हैं। सोल्जर्स समझाने की कोशिश करता है कि वे कावर्ड्स नहीं हैं, बस भूख की वजह से उनमें ताकत नहीं बची है। कास्टेल गुस्से में आदेश देता है कि उस सोल्जर को मार दिया जाए, क्योंकि उसने उससे बहस करने की हिम्मत की। इसके बाद कास्टेल ऐलान करता है कि वह खुद हमला लीड करेगा। उसका जनरल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सब अपनी जान कुर्बान करने के लिए मौजूद हैं। कास्टेल कहता है कि वह उनकी लॉयल्टी पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि वह उन्हें दिखाना चाहता है कि वह कितना बड़ा जीनियस है। कास्टेल अपने घोड़े पर चढ़ता है और खुद चार्ज लीड करने निकल पड़ता है। वह अपने मेजेस को आदेश देता है कि नदी पर एक ब्रिज बनाया जाए, ताकि आर्मी बिना रुके आगे बढ़ सके। ब्रिज बनते ही कास्टेल अपने आदमियों को चार्ज करने का आदेश देता है और वादा करता है कि जो कोई एमसी को जिंदा पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। जैसे ही सोल्जर्स दीवार की तरफ दौड़ते हैं, एमसी के आदमी उसे चार्जिंग आर्मी के बारे में बताते हैं। एमसी ली से कहता है कि जिन चीजों की उन्होंने प्लानिंग की थी उन्हें मौत में डालने का आदेश दे। इसके अलावा मौत के दोनों तरफ के सारे पासेजेस बंद कर दिए जाए। ली आदेश को मान लेती है और सोल्जर्स तैयार की गई पाइप के जरिए ऑयल डालना शुरू कर देते हैं। चार्जिंग सोल्जर्स को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस नदी को वे पार करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ऑयल बहाया जा रहा है। मीनवाइल रोजलिंड शहर की तरफ जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि हल्कर फैमिली का पूरा फ्यूचर अब उसके हाथ में है। 3 दिन लगातार मार्च करने के बाद उसके एक आदमी ने सजेस्ट किया कि थोड़ा ब्रेक ले लें, वरना घोड़े थक जाएंगे। रोजलिन ने तुरंत पूछा कि इस स्पीड से आइसलैंड शहर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। उसने बताया कि सिर्फ 1 दिन में पहुंच जाएंगे। रोजलिन ने अपने मेज को ऑर्डर दिया कि मैप को उसके सामने प्रोजेक्ट करो। मैप देखते ही रोजलिन को समझ आ गया कि ऑर्विस ने ब्रेक थ्रू कर लिया होगा और रेन को शहर में लॉक करके रखा होगा। अचानक वो अपना घोड़ा रोकती है और चिल्लाती है, नॉक्स जो पीछे पीछे आ रहा था, बाहर आओ, काउंटर मेजर्स पर बात करनी है। सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं जब अचानक से एक आदमी प्रकट होता है। कैप्टन तुरंत ऑर्डर देता है कि रोजलिंड को प्रोटेक्ट करो, लेकिन रोजलिंड अपने आदमियों को रोकती है। नॉक्स कहता है जो बोलना है बोलो। रोजलिंड मैप पर एक स्पॉट पॉइंट करती है और बताती है कि यहाँ से अपनी ट्रूप्स भेजकर एम्पायर की आर्मी को कट ऑफ कर देंगे और मौके का फायदा उठाकर ऑर्विस एम्पायर की पूरी आर्मी को कैप्चर कर लेंगे। वो नॉक्स को बता देती है कि तुम्हें प्रिसिलिया ने मुझे स्पाई करने के लिए भेजा है, लेकिन इस प्लान में तुम्हारी हेल्प चाहिए। नॉक्स जवाब देता है कि मेरी मिशन है, अगर तुम कुछ गलत करोगी तो तुम्हें एलिमिनेट करना, हेल्प करने का कोई ऑर्डर नहीं है। रोजलिन कहती है मुझे पता है, लेकिन नॉक्स हम दोनों ही नहीं चाहते कि रेन को कुछ बुरा हो। नॉक्स पूछता है तो बताओ क्या करना है। रोजलिन एक्सप्लेन करती है कि वो आर्मी को लेकर आइसलैंड शहर को बाईपास करके ऑर्विस एम्पायर की आर्मी के रियर पर अटैक करेगी। नॉक्स को बॉर्डर फोर्ट्रेस के मोड के अपर रीच को ब्लॉक करना है और उसके मैजिशियन के सिग्नल का इंतजार करना है। सिग्नल मिलते ही अपस्ट्रीम से पानी छोड़ देना ताकि एम्पायर की आर्मी डूब जाए। उधर वर्काला में एल्व्स का होम एल्वन क्वीन को रेन का प्रपोजल लेकर मिलता है। उसके काउंटर पार्ट्स कहते हैं कि इंसान बहुत कनिंग होते हैं, उनके साथ डील करना मुश्किल है, लेकिन क्वीन याद दिलाती है कि हमारे पास अपनी पूरी पॉपुलेशन को फीड करने की पावर नहीं है। वो आयुरा से पूछती है क्योंकि वो अकेली है जो शहर गई है और वहाँ का सीन जानती है। आयुरा बताती है कि रेन बहुत स्मार्ट आदमी है, उसने इतना फूड प्रोवाइड किया कि पूरा साल चल जाएगा और ढेर सारा पैसा भी बचाया। एक जनरल सरप्राइज हो जाता है कि इंसानों में ऐसा इंटरेस्टिंग इंसान भी है। लेकिन दूसरा एल्फ कहता है कि रेन स्मार्ट नहीं है, क्योंकि स्काउट्स ने रिपोर्ट किया कि शहर फिर से वॉर में है। वो कहता है कि प्रपोजल तब मानेंगे जब देखेंगे कि रेन इस वॉर से सर्वाइव करता है या नहीं।
आयुरा प्रोटेस्ट करना चाहती है, लेकिन एल्विन क्वीन एक्सप्लेन करती है कि सब एक ही बात है, क्योंकि डील को ऑनर करने के लिए रेन को जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए क्वीन डिसाइड करती है कि वो खुद बैटलफील्ड पर जाएगी और खुद देखेगी। शहर की वॉल पर एमसी अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि एरो रिलीज करो ताकि एनिमी पास ना आए। वो सेलेना से कहता है कि कस्टाइल को पर्सनली ट्रूप्स लीड करने देना जरूरी है। एमसी कहता है कि ये ट्रिक सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, कस्टाइल को एस्केप नहीं होने देना। तभी कुछ सोल्जर्स वॉल पर चढ़ जाते हैं और कस्टाइल सेलिब्रेट करने लगता है कि वॉल कैप्चर हो गया। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि एमसी को चेस करके कैप्चर करो। जैसे ही एमसी नोटिस करता है कि कस्टाइल ब्रिज यूज कर रहा है, वो सेलेना को इमीडिएटली प्लान के मुताबिक एक्शन लेने को कहता है। एमसी के पास वाले सोल्जर्स तुरंत उसे सराउंड कर लेते हैं ताकि एनिमी पास ना आए। एमसी चिल्लाता है, सेलिना जल्दी से मोट में फायरबॉल शूट करो। सेलिना ऑर्डर मानती है और डायरेक्ट कास्टाइल की तरफ फायरबॉल फायर करती है। कास्टाइल सोचता है कि ये उसके लिए है और मैच को बैरियर लगाने को कहता है। वो कहता है ये एमसी और उसके आदमियों का डेस्परेट मूव है, बस विथस्टैंड कर लो। मैचेस बड़ा बैरियर लगा देते हैं। कास्टाइल के एक आदमी को शक होता है कि शायद प्लान है, इसलिए मैजिक पावर वेस्ट करवा रहा है। कास्टाइल हंसता है और कहता है कि एमसी जैसे डम्ब आदमी के पास कोई बैकअप प्लान नहीं हो सकता। वो मानता है कि कोल्ड विंड यूज करके एमसी ने अपने मैजिक्स को एग्जॉस्ट कर दिया। ये फायरबॉल्स उनकी लास्ट मैजिक है। वो कहता है कि बैरियर से ब्लॉक कर लेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं कि फायरबॉल्स पहले ही मोट में गिर चुकी हैं। कास्टाइल मजाक उड़ाता है कि टारगेट मिस हो गया, बेसिक फायरबॉल भी मिस। सोल्जर्स सेलिब्रेट करते हैं। कास्टाइल को ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस कहते हैं। कास्टाइल गर्व से कहता है कि वो एम्पायर के 2 पिलर्स में से एक है। अभी बात पूरी भी नहीं हुई कि मोट से आग का विस्फोट होता है। कास्टाइल और उसके आदमी शॉक हो जाते हैं। कास्टाइल सोचता है कि एमसी ने ऐसा कैसे कर दिया, वो कभी ऐसा फॉरबिडन मैजिक नहीं देखा। सोल्जर्स पैनिक में आग से बचने लगते हैं। कास्टाइल रियलाइज करता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि सारी ट्रूप्स बाहर भेज दी और अब आग से घिरे सोल्जर्स जलकर राख हो जाएंगे। वो पहली बार मानता है कि एमसी एक इविल जीनियस है, बल्कि डेविल खुद है जो 1 लाख लोगों को जिंदा जला देगा। सोल्जर्स चल रहे हैं तो कास्टाइल का कमांडर रिट्रीट का ऑर्डर देने को कहता है। पहली बार वो सुनता है। वो मैचेस को फायर बुझाने को कहता है ताकि एस्केप कर सकें, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मैचेस बताते हैं कि अब हमारे पास कोई मैजिक पावर बची ही नहीं। आते हैं कि लास्ट मैजिक पावर बैरियर बनाने में यूज हो गया। कास्टाइल ये सुनकर लगभग फेंट हो जाता है, क्योंकि अब तो पूरी तरह फिनिश हो गए। दूसरी तरफ सेलिना हैरान होकर सोचती है कि एमसी के पास इतना इंजीनियस ब्रेन कैसे है जो बिना किसी मैजिक पावर के ये कमाल कर गया। सोल्जर्स हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। तभी एमसी सेलिना से कहता है कि बाकी बैटल तुम्हें सौंप रहा हूं, और वो वॉक अवे कर जाता है। सेलिना अपने मेजर्स को ऑर्डर देती है कि एनिमी सोल्जर्स को रिपेल करो। कास्टाइल का एक आदमी उसे आग से निकालकर कैंप ले आता है, लेकिन वहां एक भी गार्ड सोल्जर नहीं। सब परप्लेक्स हो जाते हैं। अचानक ऊपर से बड़ा स्वॉर्ड आता है और कास्टाइल को लगभग पियर्स कर देता है। कास्टाइल बट पर गिरता है और पूछता है कि ये लड़की कौन है जो कहीं से निकल आई। रोजलिन इग्नोर करती है और कहती है कि मैं तुम्हें लंबे टाइम से ढूंढ रही हूँ। कास्टाइल क्रॉल करके पीछे हटता है और पूछता है कि क्या चाहिए। रोजलिन पूछती है कि तुम्हारी मेन फोर्स कहाँ स्टेशन है और एमसी सेफ है ना। वो विप निकालती है और कास्टाइल को पीटने को तैयार होती है। कास्टाइल जल्दी बोलता है कि मेरी मेन फोर्स को एमसी के फॉरबिडन मैजिक ने जला दिया। कास्टाइल कहता है मैं ग्रैंड ड्यूक हूँ, फेस पर स्लैप नहीं मार सकते। रोजलिन रेज में चिल्लाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि कास्टाइल को पकड़ो और तब तक पीटो जब तक ट्रूथ कन्फेस ना करे। कई घंटों की बीटिंग के बाद उसके आदमी बताते हैं कि कास्टाइल अभी भी कह रहा है कि उसकी आर्मी शहर के बॉर्डर फोर्ट्रेस पर जला दी गई। रोजलिन फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है पीटते रहो जब तक ट्रूथ ना बोल दे। फिर सोल्जर्स को रेस्ट का ऑर्डर देती है और कल फुल ऑन असॉल्ट लॉन्च करने को कहती है ताकि एमसी की हेल्प कर सके। वो दिमाग में अलग अलग फॉर्मेशन सोचने लगती है शहर पहुंचने और एनिमी को लुअर करने के लिए। अचानक नोटिस करते हैं कि कोई एरिया में है। रोजलिन अलर्ट पर आदमियों को रखती है और कहती है बाहर आओ, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं। रोजलिन शॉक हो जाती है जब दूर से आयुरा और ढेर सारे एल्व्स दिखते हैं। वो सोचती है कि क्या एल्व्स ऑर्विस एम्पायर से कल्यूट कर रहे हैं। मन की बात बोल देती है और एल्व्स को अक्यूज करती है, लेकिन एल्व्स काउंटर करते हैं कि एमसी ने ही उनकी क्वीन से मिलने को कहा था। रोजलिन जैसे हमेशा रिफ्यूज करती है और कहती है तुम ऑर्विस एम्पायर के अकॉम्प्लिस हो। एल्व्स रेज हो जाते हैं क्योंकि रोजलिंड नोबल एल्व्स को इंसल्ट कर रही है। एल्व्स अटैक की तैयारी करते हैं। रोजलिंड और उसके आदमी डिफेंड मोड में। चीजें एस्केलेट होने वाली होती हैं कि एल्विन क्वीन आगे आती है और कहती है कि एमसी ने ही हमें बुलाया। अगर तुम एमसी की अलाय हो तो फाइट की जरूरत नहीं, लेकिन अगर एनिमी हो तो हम टर्न बैक कर देंगे और एमसी के फाइट फिनिश होने के बाद वापस आएंगे। रोजलिंड प्रूफ डिमांड करती है तो आयुरा एमसी का हैंड रिटन लेटर निकालती है।
रोजलिंड सरप्राइज हो जाती है क्योंकि लेटर पर फैमिली एम्बलम का सील है जो कोई इमिटेट नहीं कर सकता। रोजलिंड एल्व्स पर ट्रस्ट करती है लेकिन कहती है ये सिर्फ एमसी से मिलने तक और तुम्हारी हर मूव पर कोई नजर रखेगा। एल्विन क्वीन स्माइल करती है और कहती है कोई इशू नहीं। रोजलिंड अपने आदमियों को कहती है कि ओरिजिनल प्लान चेंज नहीं हुआ, जो कर रहे हो करते रहो। कैप्टन को एल्व्स पर नजर रखने को कहती है। एक एल्विन लेडी पूछती है कि क्वीन इंसान हमें ट्रस्ट ही नहीं करते, फिर भी एमसी से डील क्यों? क्वीन कहती है अगर विम्पर ट्रस्ट करते तो इंसान ही ना कहलाते, लेकिन होप करती है कि एमसी डिसअपॉइंट ना करे क्योंकि एल्व्स का फ्यूचर उसकी डील पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डे रोजलिंड और उसकी आर्मी आइलैंड की तरफ मार्च कर रही है तो स्काउट्स रिपोर्ट करते हैं कि आइलैंड पर बैनर वही है, कोई चेंज नहीं। रोजलिंड सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि शायद कास्टाइल ने ट्रुथ बोला, लेकिन वो और वेट नहीं करना चाहती, खुद ट्रुथ देखने को इम्पेशेंट है। बॉर्डर के पास पहुंचते ही आदमियों को फ्लैग वेव करने को कहती है ताकि एमसी के आदमी जान लें कि रीइंफोर्समेंट्स आ गए। कहती है कुछ भी हो रुकना नहीं, सीधे शहर में रश करो। उधर एमसी वॉल का डैमेज असेस कर रहा है और डिसअपॉइंटेड है कि इतने अच्छे आदमियों को एलिमिनेट करना पड़ा जो वर्कफोर्स के काम आ सकते थे। लिया सरप्राइज और इम्प्रेस्ड है कि एमसी को एनिमी के जाने की सैड फील हो रही है। वो पास आकर कहती है इन इन्वेडर्स के लिए बैड फील मत करो, वो तो डिजर्व करते हैं। एमसी एक्सप्लेन करने वाला होता है कि एक सोल्जर आता है और बताता है कि ऑर्वेस एम्पायर की डायरेक्शन से कैवलरी आ गई, लेकिन फ्लैट प्रिसिलिया का है। एमसी शॉक हो जाता है। बाद में एमसी एल्बर्ट क्वीन से मिलता है और शहर के फ्यूचर के बारे में एक्सप्लेन करता है। कहता है अगर अभी इन्वेस्ट करने को रेडी हो तो तुम्हें लेजेंडरी शहर की फाउंडर्स में से एक माना जाएगा। क्वीन कहती है कि प्लान इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हम और हमारे पीपल हमेशा नेचर के साथ बन रहे हैं, तुम्हारी बताई चीजें बिना भी हम वेल लिव करेंगे। एमसी और कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे नेक्स्ट ट्विस्ट क्या होने वाला है। एमसी लिया से कहता है कि लेटर अपनी सिस्टर को भेज दो और साथ में डैम कंप्लीशन सेरेमनी का इनविटेशन भी अटैच कर दो। लिया ऑर्डर मानती है। एमसी फिर अपनी पुरानी प्रॉब्लम में वापस जाता है कि टैलेंट्स को रियल क्विक कैसे ढूंढे। वो पहले ही एक ढूंढ चुका है और वो है रोजलिंड। लिया पूछती है कि कास्टाइल का क्या करना है जिसे रोजलिंड ने कैप्चर किया है। पता चलता है कि एमसी को पूरी तरह उस आदमी के बारे में भूल ही गया था। लिया बताती है कि कास्टाइल को शहर के डंजन में रखा गया है। एमसी डिसाइड करता है कि ग्रैंड ड्यूक से उसके सेल में जाकर मिलेगा। कास्टाइल रेज में एमसी को डेस्पिकेबल बॉय कहता है और चिल्लाता है कि तुम फिनिश हो, लेकिन एमसी याद दिलाता है कि अभी तो तुम सेल में हो। कास्टाइल गुस्से में बोलता है कि सभी कंट्रीज के फॉरबिडन स्पेल मैजिशियंस को ऑर्डिनरी पीपल की वॉर्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। वो क्लेम करता है कि एमसी ने कल ये रूल ब्रेक किया। कास्टाइल कहता है कि अब पूरे कॉन्टिनेंट के फॉरबिडन स्पेल मैजिशियंस तुम्हारा सिर लेने आएंगे। एमसी पूछता है क्या तुम सलीना की बात कर रहे हो? कास्टाइल कहता है सलीना तो सिर्फ हाई लेवल मैजिशियन है, वो उस फॉरबिडन स्पेल मैजिशियन की बात कर रहा है जिसने बैटलफील्ड पर हवॉक मचाया। तभी एमसी को समझ आता है कि वो ऑयल बैरल से हुआ एक्सप्लोजन की बात कर रहा है। एमसी क्लियर करता है कि तुमने मिसअंडरस्टैंड किया क्योंकि वो एक्सप्लोजन में बार बार क्रिएट कर सकता हूँ। कास्टाइल आर्ग्यू करता है कि सिर्फ फॉरबिडन स्पेल मैच के पास इतनी पावर होती है। वो कहता है कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर किसी ऑर्डिनरी इंसान के पास नहीं हो सकती। एमसी आर्ग्यूमेंट से थक जाता है और कहता है जो पावर कहना है कह लो, लेकिन ये सब पास्ट है। एमसी बताता है कि सेल में सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि पूछूं तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है या असल में क्या प्लान कर रहे हो। कास्टाइल रेज में कहता है कि कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं, क्योंकि ऑर्वेस एम्पायर के वॉरियर्स को केडोरियल एम्पायर जैसे कायरों को कन्क्वर करने की जरूरत नहीं। एमसी ये सुनकर हंस पड़ता है। वो कहता है मैंने आइसलैंड शहर के रिकॉर्ड्स रिव्यू किए और हर स्प्रिंग में तुम बॉर्डर क्रॉस करके वॉर शुरू करते हो, टाउन्स और टेरिटरीज सीज करते हो, लेकिन कभी ऑक्यूपाई नहीं करते, गैरिसन भी नहीं छोड़ते। फॉल में तुम्हारे आदमी तुरंत विड्रॉ हो जाते हैं जैसे कोई रीजन हो। एमसी कहता है तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी क्लेम्स के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारा क्रूसेड कुछ और पर्पस के लिए है। कास्टाइल आगे कहता है हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि ऐसी बैरन लैंड्स ऑक्यूपाई करने का कोई फायदा नहीं। एम्पायर को बस अपनी स्ट्रेंथ दुनिया को दिखानी है। एमसी पूछता है क्या तुम कोई अननोन या स्ट्रेंज चीज टेस्ट कर रहे हो? कास्टाइल डरते हुए कहता है मुझे कुछ पता नहीं। चूंकि कास्टाइल कुछ नहीं जानता तो एमसी कहता है जेल में सड़ते हुए सोचते रहना। सेल से निकलते हुए एमसी कॉन्फिडेंट है कि हर साल के अटैक्स के पीछे कोई हिडन कॉन्स्पिरेसी है जो अभी तक फिगर आउट नहीं हुई। एमसी कंक्लूड करता है कि इंडस्ट्री को जितना फास्ट डेवलप कर सकते हैं करना चाहिए। 10 दिन बाद प्रिसिलिया को अपने ब्रदर का लेटर मिलता है। लेटर में एमसी बताता है कि वो रोजलिंड को अपनी सबऑर्डिनेट बनाने वाला है। प्रिसिलिया ग्वेन को कहती है कि विलास को इन्फॉर्म कर दो कि एमसी को उसकी बेटी पसंद आ गई है, तो अब उसे डरने की जरूरत नहीं। प्रिसिलिया ग्वेन से पूछती है कि डैम क्या होता है, क्योंकि इन्विटेशन में डैम की बात है। ग्वेन कहती है मैं तो इतनी डम्ब हूं कि पता ही नहीं डैम क्या है। दोनों को कुछ पता नहीं, तो प्रिसिलिया सजेस्ट करती है कि एमसी के टेरिटरी विजिट करेंगी और देखेंगी वो क्या बात कर रहा है। साथ ही ग्वेन को कहती है रोजलिंड की उम्र की लड़कियां ढूंढो, क्योंकि मुझे पता करना है कि मेरे ब्रदर को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं।
उधर कास्टाइल के कैप्चर की न्यूज़ ऑर्विस एम्पायर के एम्परर तक पहुंचती है। वो अपने ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग बुलाता है नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने। एक ऑफिशियल क्रारेवन कहता है अगर कास्टाइल ने हमारा सीक्रेट लीक कर दिया तो डिजास्टर हो जाएगा। दूसरा ऑफिशियल कास्टाइल की इंपल्सिव एक्शन पर स्कोल्ड करता है, लेकिन एम्परर चिल्लाता है कि मुझे कंप्लेंट्स नहीं सोल्यूशन चाहिए। एक ऑफिशियल सजेस्ट करता है कि आइलैंड में नेगोशिएशंस के लिए कोई भेजे, लेकिन बाकी कंडेम करते हैं कि हमारा एम्पायर एक ट्रैश सिटी से बड़ा है। क्रारेवन कहता है अगर कास्टाइल सीक्रेट लीक कर देगा तो और बुरा होगा, एम्परर को राइट कॉल लेना चाहिए। एम्परर कहता है पीस टॉप्स तो मैं बाय इन कर सकता हूं, लेकिन लीड करने वाला कोई चाहिए जो ब्रेव और वाइज हो और असाइनमेंट प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। तभी एम्परर क्रारेवन के एक्सप्रेशन नोटिस करता है और उसे सूटेबल कैंडिडेट सजेस्ट करने को कहता है। क्रारेवन कहता है मैं ड्यूक रिचर्ड की बेटी विलेना को रेकमेंड करना चाहता हूँ। जैसे ही ये नाम लेता है पूरी रूम में केओस मच जाता है, क्योंकि सब याद दिलाते हैं कि रिचर्ड को तो एम्परर की इच्छा के खिलाफ जाने पर अभी अभी जेल में डाला गया है। ट्विस्ट ये है कि अब एम्पायर में इंटरनल पॉलिटिक्स और भी हॉट हो गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे अगला क्या प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। एम्परर के दिल में गहराई से खुशी है, क्योंकि क्रारेविन ने बिल्कुल वही इंसान सजेस्ट किया है जिसे वो चाहता था। लेकिन फिर भी वो प्ले करता हुआ क्रारेविन से पूछता है कि आखिर उसने रिचर्ड की बेटी को क्यों नॉमिनेट किया। क्रारेविन जवाब देता है कि उसने विलेना को 3 वजहों से चुना है। पहली वजह यह है कि उसका नोबल स्टेटस है जो सिंसेरिटी दिखाता है। दूसरी वजह यह कि विलेना अभी अभी अडल्ट हुई है, लेकिन वो काफी एलोक्वेंट और वाइज है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि विलेना अपने फादर के गुनाहों के लिए अटॉर्नमेंट का चांस यूज कर सकती है। वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहेगी ताकि एम्परर उसे माफ कर दे। रीजन सुनकर बाकी ऑफिशियल्स के पास कोई चॉइस नहीं बचती। उन्हें मानना पड़ता है कि क्रारेविन का रीजन सच में बहुत सॉलिड है। चूंकि क्रारेविन रूम में सबसे स्मार्ट लग रहा है, इसलिए एम्परर उसे कहता है कि अब ये मैटर तुम्हारे हाथ में है। वो क्रारेविन को वार्न करता है कि वुल्विना की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना ट्रिप के दौरान। ऑफिशियल मीटिंग खत्म होने के बाद एम्परर अपने एक असैसिन से मिलता है और उसे ऑर्डर देता है कि जैसे ही विलेना और कास्टाइल को रिलीज किया जाए, दोनों को एलिमिनेट कर दो। एम्परर इसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मानता है कैरिडोरल एम्पायर के खिलाफ वॉर शुरू करने की, जो वो काफी टाइम से वेट कर रहा था। दूसरी तरफ रेन शहर की सड़कों पर लेया के साथ वॉक कर रहा है। सिटीजन्स उसे देखकर बहुत खुश हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि पहले वो लोग एनिमल्स की तरह जी रहे थे, लेकिन अब उनकी लाइफ बेहतर हो गई है। रेन उनकी ग्रैटिट्यूड को एक्नॉलेज करता है और उन्हें वेव करके खुश रखता है। असल में वो सड़कों पर इसलिए निकला है क्योंकि सिस्टम ने उसे हाई क्लास टैलेंट ढूंढने को कहा था, लेकिन दिन ब दिन डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है क्योंकि सब नॉर्मल लोग लग रहे हैं। कई दिनों से वो ये कर रहा है, लेकिन एक भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला जो हाई क्लास टैलेंट के रोल के लिए क्वालिफाई कर सके। पहले तो वो सोचता है कि अपनी सिस्टर और ब्रदर से टैलेंट्स मांगे, लेकिन फिर याद आता है कि उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं और वो उन्हें परेशान नहीं कर सकता। प्लस सिस्टर ने तो उसे रोजलैंड दिया है, अब अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है। लेया नोटिस करती है कि रेन थक गया है और उसे रेस्ट लेने को कहती है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो टैलेंट हंट पर लगा है। लेया बताती है कि उसने सभी पोस्ट्स पर नोटिस भेज दिए हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है वो उसके साथ वर्क कर सकता है। रेन मानता है कि कुछ कैंडिडेट्स एक्सीलेंट फैक्ट्री वर्कर्स हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही याद आता है कि फैक्ट्री अभी रन नहीं हो सकती क्योंकि एल्व्स ने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और वो डैम प्रोजेक्ट भी पूरा होने में 1 महीना लगेगा। वो सोचता है कि मैजिशियंस को केमिस्ट्री सिखा दे, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि ये कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर रेन अपना सिर लेया के टमी पर रख देता है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा कि सिस्टम ने उसे इतना स्ट्रेसफुल टास्क भी दिया। रेन कंप्लेन कर रहा है कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड है। तभी उसे एक ट्रेडर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड एल्केमिस्ट आर्मांडो के बीच आर्ग्यूमेंट सुनाई देता है। ये तुरंत रेन का अटेंशन कैच करता है और वो मुड़कर देखता है। रेन उस लड़के को स्कैन करता है और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आर्मांडो के स्टैट्स फुल लोडेड है। उसके चेहरे पर बड़ा स्माइल आ जाता है क्योंकि आखिरकार वो टैलेंट मिल गया जिसकी वो दिनों से तलाश कर रहा था। आर्मांडो स्टॉल ओनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसका पोशन सबसे बेस्ट है जो वो पैसा लगाकर खरीद सकता है, लेकिन ट्रेडर चिल्लाता है और उसे लायर कहता है। वो याद दिलाता है कि पिछली बार उसने इंसेक्ट रिपेलेंट खरीदवाया था और उसकी वजह से 1 बॉक्स एप्पल्स खराब हो गए। आर्मांडो कहता है कि वो एक्सीडेंट था क्योंकि वो रिपेलेंट सॉफ्ट फ्रूट्स जैसे एप्पल्स के लिए सूटेबल नहीं था। ट्रेडर उसे अपनी शॉप से धक्का देकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। रेन ये सब देखकर पूरी तरह कन्विंस हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा टैलेंट ऐसी जगह पर मिलेगा। लिया भी नोटिस करती है कि रेन को ये एल्केमिस्ट पसंद आ गया है और वह सोचती है कि रेन जो भी प्लान कर रहा है उसे रोकना है। आर्मांडो घुटनों पर बैठकर सोच रहा है कि अब क्या करे। तभी रेन उसके सामने आता है और कहता है कि वो उसके पोटियन में इंटरेस्टेड है। आर्मांडो स्माइल करता है क्योंकि आखिरकार उसे एक फैट शीप मिल गया जिसे वो पोटियंस बेच सकता है।
वो ढेर सारे पोटियंस निकालता है और पूछता है कि कौन सा चाहिए। रेन पूछता है कि वो कौन है और शहर में कभी देखा क्यों नहीं। आर्मांडो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एल्केमिस्ट है और रेयरली टाउन आता है। वो कहता है कि वो रेन के लिए कोई भी पोटियन बना सकता है जो उसे सेटिस्फाई करे। लिया फटाफट रेन के कान में फुसफुसाती है कि एल्केमिस्ट पर ट्रस्ट मत करना, सब लायर्स होते हैं। रेन लिया को कहता है कि टेंशन मत ले, क्योंकि अभी तो पता भी नहीं चला कि कौन किसे चीट कर रहा है। रेन पोटियंस की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि कितने में बेच रहा है। आर्मांडो स्माइल करते हुए एक पोटियन निकालता है और कहता है कि ये बॉटल नाइट में ऑब्जेक्ट्स को ग्लो करा सकती है। दूसरा निकालता है कि ड्रिंकर को फास्टर रन करने देगा। एक और है जो रेन और लेया को अच्छा टाइम स्पेंड करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन रेन उसे कहता है कि जो भी निकाला है सब लो क्लास है। रेन डिमांड करता है कि कुछ बेहतर दिखाओ। आर्मांडो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे नीचा मत दिखाओ, लेकिन लेया के डरावने चेहरे को देखकर शांत हो जाता है। रेन उसे दिखाता है कि वो उसके पोटियंस के बारे में काफी जानता है। वो बताता है कि ग्लोइंग पोटियन में जिंक सिलिकेट बेरिलियम फॉस्फर है, जिसकी ल्यूमिनेसेंस एफिशिएंसी लो है और वो टॉक्सिक भी है। रेन सजेस्ट करता है कि कैल्शियम हैलोफॉस्फेट फॉस्फर यूज करो। आर्मांडो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि ये कैसे पता चला, क्योंकि ये उसकी टॉप सीक्रेट रेसिपी है और सिर्फ वो जानता है। रेन जोर से हंसता है और कहता है कि ये सीक्रेट कहलाने लायक भी नहीं। वो बताता है कि ये बेसिक केमिस्ट्री नॉलेज है और एल्केमी कुछ स्पेशल नहीं। आर्मांडो आर्ग्यू करता है कि कहाँ से उसकी एल्केमी नोट्स पीक की। रेन उसका ईगो क्रश करता है और कहता है कि ऐसे एल्केमिस्ट की नोट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं जो पोटियंस बेच ना सके तो भूखा मर जाए। फिर रेन कहता है कि अगर वो उससे लॉयल्टी स्वेयर करे तो वो उसे ट्रू वे ऑफ एल्केमी सिखाएगा। आर्मांडो शॉक्ड होकर पूछता है कि वो कौन है। लिया बीच में आती है और बताती है कि सामने वाला सिटी का न्यू लॉर्ड रेन है। ये सुनते ही आर्मांडो कहता है कि वो भूखा मरना पसंद करेगा, लेकिन नोबल मैन का डॉग नहीं बनेगा। रेन नोटिस करता है कि आर्मांडो नोबल से खुश नहीं और उसका हेट्रेड छुप नहीं पा रहा। लेया गुस्से में आ जाती है और उसे इंस्टेंटली रेन से सॉरी बोलने को कहती है। आर्मांडो केयर नहीं करता और पूछता है कि लेया क्या कर लेगी। लेया क्रैश करने वाली होती है, लेकिन रेन रोक लेता है। रेन आर्मांडो से कहता है कि उसे पता नहीं पिछले नोबल्स ने क्या किया, लेकिन वो केयर भी नहीं करता। वो उसे चॉइस देता है कि वो उसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का वेल डेवलप्ड और एक्सटेंसिव नॉलेज दे सकता है, जिससे वो दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो शहर में लाइफ वेस्ट भी कर सकता है। ये सुनकर आर्मांडो और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि नोबल्स सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और वो कभी उनके साथ नहीं चल सकता। रेन शॉक्ड हो जाता है जब देखता है कि आर्मांडो की लॉयल्टी 50 से घटकर 32 हो गई है। रेन को अचानक रियलाइज होता है कि वो आर्मांडो को कन्विंस करने की बजाय और ज्यादा हॉस्टाइल बना दिया है। आर्मांडो आगे कहता है कि वो कभी भी किसी नोबल के मुंह से निकले एक भी शब्द पर विश्वास नहीं कर सकता। तभी उसे अपनी सिस्टर येलेना की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बुला रही है। आर्मांडो दौड़कर उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है और जल्दी से कहता है कि यहाँ से चली जा, क्योंकि ये जगह तेरे लिए सेफ नहीं है। येलेना पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों नहीं रह सकती। आर्मांडो बताता है कि रेन एक बैड नोबल है जो तुझे हर्ट कर सकता है। येलेना इधर उधर देखती है, रेन को नोटिस करती है और सरप्राइजिंगली उसके पास दौड़ जाती है, जिससे आर्मांडो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। रेन भी हैरान हो जाता है और लड़की से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। ब्राइट स्माइल के साथ येलेना कहती है कि उसकी माँ ने बताया था कि हमारी लाइफ अच्छी हो रही है और ये सब रेन की वजह से है। रेन को आखिरकार याद आता है कि येलेना के फादर ने डैम कंस्ट्रक्शन में पार्ट लिया था। आर्मांडो बीच में कूद पड़ता है और रेन को ब्लैक हार्टेड नोबल कहता है, क्योंकि वो सिटी के लोगों का एक्सप्लॉइट कर रहा है। रेन शॉक्ड होकर पूछता है कि ये कंक्लूजन उसने कैसे निकाला। आर्मांडो येलेना की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि देखो वो कितने शाबी कपड़े पहने हैं, ये साफ दिखाता है कि वो ऑप्रेस्ड है। वो आगे कहता है कि नोबल्स में एक भी चीज नहीं बदली। ये सुनकर लिया का गुस्सा फट पड़ता है और वो आर्मांडो को डांटती है कि रेन पूरे शहर का सबसे केयरिंग नोबल है। येलेना भी आर्मांडो को बेरेट करती है और कहती है कि रेन एक अच्छा लॉर्ड है। वो बताती है कि उसने लोगों को जॉब दी, शेल्टर दिया, ताकि वो भूखे ना मरें या ठंड से ना जम जाएं। आर्मांडो उससे आर्ग्यू करता है कि जो तू समझती नहीं वो मत बोल। फिर रेन खुद एक्सप्लेन करता है कि अभी येलेना अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रही क्योंकि उसकी लाइट इंडस्ट्री अभी डेवलप नहीं हुई है। वो आर्मांडो को अश्योर करता है कि जैसे ही लाइट इंडस्ट्री डेवलप होगी, आइसलैंड सिटी के हर इंसान को ब्यूटीफुल कपड़े पहनने को मिलेंगे। आर्मांडो रिटॉर्ट करता है कि उसे लाइट इंडस्ट्री का मतलब भी नहीं पता, लेकिन वो श्योर है कि कोई नोबल अपने लोगों की केयर नहीं करता। नोबल सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। फिर वो येलेना से कहता है कि ऐसे नोबल से दूर रहना और चला जाता है। येलेना रेत से पैर पटकती है क्योंकि आर्मांडो ने जो भी कहा वो सब गलत था।
रेन कन्फ्लिक्टेड है क्योंकि वो जानता है कि आर्मांडो एक प्योर टैलेंट है जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। जैसे ही वो उसके पीछे जाने वाला होता है, उसे तेज हेडेक होता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। आर्मांडो और लेया दौड़कर चेक करते हैं। जब रेन आंखें खोलता है तो खुद को अपने कैसल में पाता है। लेया बगल में खड़ी है और बहुत वरीड दिख रही है। रेन उसे अश्योर करता है कि वो फाइन है। लेया कहती है कि उसने खुद को बहुत पुश किया, जिसकी वजह से वो ऐसे पास आउट हो गया। रेन उसका हाथ पकड़कर सॉरी बोलता है कि उसे वरी किया और फिर से अश्योर करता है कि वो ठीक है। फिर रेन आर्मांडो के बारे में पूछता है। लेया बताती है कि वो फेंट होने के बाद भी वापस दौड़कर आया था। रेन सरप्राइज हो जाता है कि आर्मांडो चेक करने आया। लेया आगे बताती है कि उसने कुछ मेडिसिन भी दी थी जो उसकी बीमारी क्योर कर देगी। मेडिसिन ड्रॉप करके वो चला गया। रेन पूछता है कि क्या वही मेडिसिन से उसका फीवर डाउन हुआ, लेकिन लेया कहती है नहीं, क्योंकि अननोन ओरिजिन की मेडिसिन थी तो उसने दी नहीं, उसने बस डेस्क पर रख दी थी। असल में उसे सिटी का एक डॉक्टर ने ट्रीट किया। रेन इंटरेस्टेड होकर मेडिसिन चेक करने की बात करता है। लेया जल्दी से जाकर मेडिसिन लाती है। रेन देखता है कि कलर और टेक्सचर से लगता है प्रोफेशनल है। वो ढक्कन खोलकर सूंघता है और कहता है कि कल को किसी डॉक्टर से चेक करवाएगा कि कितनी अच्छी है। येलेना पूछती है कि क्या वो सच में आर्मांडो को रिक्रूट करना चाहता है क्योंकि वो नोबल से सच में नफरत करता है। रेन अश्योर करता है कि हाँ, क्योंकि उसके पास रियल टैलेंट है और वो रेयर जीनियस लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नोबल से बहुत हेट करता है। अच्छा होगा अगर उसकी इस हेट्रेड की वजह पता चल जाए। इसी बीच आर्मांडो के डेस्क पर उसकी और एक बड़ी उम्र की लेडी की फोटो रखी है। वो फोटो को बहुत चेरिश करता है। फोटो को देखते हुए वो खुद से बात करता है जैसे सामने वाला इंसान सुन रहा हो। वो कहता है कि आज एक ऐसा नोबल मिला जिसने एक नज़र में एल्केमी फॉर्मूला एनालाइज कर दिया। येलेना को भी वो लड़का पसंद है, लेकिन फिर भी वो अपना स्टैंस नहीं बदलता कि नोबल्स बैड लोग हैं। पता चलता है कि फोटो में उसकी टीचर है। आर्मांडो अपनी टीचर की रिसर्च कंप्लीट करने को तैयार है और उनकी मौत का बदला भी लेना चाहता है। वो नोबल से इतनी हेट्रेट करता है कि सबको पेमेंट करवाना चाहता है। क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस टाइम आइसलैंड सिटी की बेस्ट एल्केमिस्ट थी लाइजल ग्रांट, आर्मांडो की टीचर। लाइजल सिर्फ एल्केमी में जीनियस नहीं थी बल्कि एक आइडियलिस्टिक इंसान भी थी। वो फर्मली बिलीव करती थी कि एल्केमी का मतलब पावरफुल लोगों की सर्विस नहीं बल्कि पब्लिक को बेनिफिट देना है। लाइजल ने अनाथ बच्चे आर्मांडो को गोद लिया, उसे बेटे की तरह पाला और अपना डिसाइपल भी बनाया। लाइजल ने उसे सब कुछ सिखाया था, पोर्टेंस बनाने से लेकर कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिवाइसेस बनाने तक, और साथ ही ह्यूमैनिटी और मोरालिटी के बीच बैलेंस कैसे रखना है। लेकिन उसकी एल्केमी रिसर्च किसी एक नोबल को पसंद नहीं आई। उसने अपने गार्ड्स के साथ लाइजल के घर में ब्रेक इन किया, सारी रिसर्च चुरा ली और ऊपर से उसे फॉरबिडन एल्केमी पढ़ने का इल्जाम लगाकर स्लैंडर किया। बाद में लाइजल एक डिलिबरेट एक्सीडेंट में चली गई। जब उनकी मौत हुई उस दिन आर्मांडो सिर्फ 15 साल का था। उसके बाद आर्मांडो ने अपनी मास्टर की सारी नोट्स और अनफिनिश्ड रिसर्च उठाई और सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश शुरू कर दी। आयुरा से ये सब सुनकर एमसी मानता है कि स्टोरी सच में टचिंग है, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो पूछता है कि आर्मांडो कहाँ है। आयुरा गुस्से में चिल्लाती है कि थोड़ी सी सिंपैथी तो रखो। एमसी सिंपल जवाब देता है कि सिंपैथी खाई नहीं जा सकती और ना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। वो एक्सप्लेन करता है कि लाइफ में जो भी हो जाए लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ता है। आयुरा फिर बताती है कि आर्मांडो ज्यादातर टाइम लाइजल के पुराने रेजिडेंस पर जाता है। वो सिर्फ रिसर्च नोट्स की वजह से नहीं जाता बल्कि वहां मास्टर की बाकी रिसर्च इक्विपमेंट भी रखी है। एमसी को ये सुनकर खुशी होती है और वो सजेस्ट करता है कि चलो आर्मांडो को वहीं से पकड़ते हैं। फिर वो आयुरा से पूछता है कि क्या पता है लाइजल आखिरी में क्या रिसर्च कर रही थी। आयुरा ब्रेन ड्रैग करती है और कहती है कि कुछ स्टीम से रिलेटेड था, लेकिन डिटेल्स याद नहीं। एमसी उत्सुकता से उसे पकड़ लेता है और डिमांड करता है कि पूरा बताओ। आयुरा कहती है कि बस स्टीम से जुड़ा था, डिटेल्स भूल गई। एमसी कहता है कि अगर ये वही चीज है जो वो सोच रहा है तो हम दुनिया को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। आयुरा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे याद है कि वो डिवाइस तो बस एक टॉय था। बिना हिचकिचाहट के एमसी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे उस डिवाइस के पास ले चलो। अंदर से एमसी कन्विंस्ड है कि लाइजल स्टीम इंजन पर काम कर रही थी। वो ब्लूप्रिंट्स और एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड्स छोड़ गई होंगी। पिछले जीवन में स्टीम इंजन को एंशिएंट मानकर ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने की वजह से मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स की इनबिल्ट अंडरस्टैंडिंग है। इस दुनिया में स्टीम इंजन बनाने में इंटरेस्ट था, लेकिन ब्लूप्रिंट्स और की आइडियाज की कमी थी। वो बिलीव करता है कि लाइजल की नोट्स मिल गई तो ब्रेक थ्रू हो जाएगा और स्टीम इंजन की ग्लोरी वापस लाई जा सकती है। स्टीम इंजन की मदद से इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत हो जाएगी। कुछ ही देर बाद एमसी लाइजल के पुराने घर पहुंच जाता है। आर्मांडो स्टीम इंजन पर काम कर रहा होता है, तभी दूर से एमसी की आवाज सुनाई देती है। वो कंक्लूड करता है कि एमसी उसके मास्टर की काम के लिए डेंजर है।
वो जल्दी से स्टीम इंजन को कवर करता है और एमसी के पास जाता है। आर्मांडो कहता है कि तू यहाँ नहीं रह सकता। एमसी इग्नोर करता है और कंपाउंड में घुस जाता है। पूछता है कि लाइजेल की नोट्स कहाँ रखी हैं। आर्मांडो दौड़कर आता है और कहता है कि नोट्स देने का कोई इरादा नहीं, आइडिया छोड़ दे। आयुरा बीच में आती है और कहती है कि हम चोरी करने नहीं आए, एमसी बस देखना चाहता है कि नोट्स में कुछ ऐसा है जो सबकी लाइफ बेहतर कर सके। जैसे ही एमसी उस जगह के पास पहुंचता है जहां स्टीम इंजन छुपा है, आर्मांडो डेस्परेट हो जाता है और चाकू निकाल लेता है। वो कहता है कि बैक ऑफ कर, नोबल्स को एंटरटेन नहीं करता। लिया मूव करने वाली होती है लेकिन एमसी रोक लेता है और कहता है कि मुझे हैंडल करने दे। एमसी आर्मांडो के पास जाता है और कहता है कि तू इडियट है, तुझे पता भी नहीं कि स्टीम इंजन क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। वो बताता है कि तू जो कर रहा है वो लाइजेल की ग्रेट रिसर्च को वेस्ट कर रहा है। आर्मांडो गुस्से में कहता है कि तू मुझे लेक्चर मत दे, तुझे लाइजेल की रिसर्च की एक भी बात समझ नहीं। आर्मांडो इतना स्टबर्न साबित हो रहा है तो एमसी सजेस्ट करता है कि एक बेट लगाते हैं। आर्मांडो पूछता है कैसी बेट। एमसी कहता है कि अगर मैं लाइजेल का डिवाइस सक्सेसफुली चला दूं तो तू मेरे लिए बिना सवाल किए काम करेगा। अगर मैं फेल हो गया तो शहर छोड़कर कभी वापस नहीं आऊंगा। आर्मांडो कहता है कि तू बेकार की जोक्स कर रहा है, तुझे अल्केमिकल कंटेनर्स पहचानने की भी इंसाइट नहीं और तू लाइजेल के डिवाइस चलाने की बात कर रहा है। एमसी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और पूछता है कि बेट मान रहा है या नहीं। आर्मांडो कहता है हाँ, लेकिन ऑफर अभी भी काफी नहीं। अगर तू हार गया तो मास्टर की कब्र के सामने झुककर सॉरी बोलेगा और परमानेंटली शहर छोड़ देगा। आयुरा बीच में आती है और कहती है कि तू बहुत आगे बढ़ रहा है, एमसी ने तो तुझसे कोई बुराई नहीं की। आर्मांडो किसी की नहीं सुनता और एमसी से पूछता है कि टर्म्स एक्सेप्ट करता है या नहीं। एमसी अश्योर करता है कि अगर फेल हुआ तो पर्सनली लाइजेल से सॉरी बोलेगा। टर्म्स फाइनल होने के बाद एमसी डिमांड करता है कि स्टीम इंजन दिखाओ। वो पहले से इमेजिन कर रहा है कि इंजन फिक्स होते ही आर्मांडोस के लिए काम करेगा। आर्मांडो क्लॉट हटाता है और मास्टर की छोड़ी हुई चीज शोकेस करता है। एमसी रिलीफ फील करता है कि ये सच में स्टीम इंजन है। वो खुशी से इंजन को हक कर लेता है और डिक्लेयर करता है कि लाइजेल ट्रू जीनियस थी। लिया सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या लाइजेल ने सच में इतना अमेजिंग क्रिएट किया है। एमसी अश्योर करता है कि जो इतना मैग्निफिसेंट बना सके वो जीनियस ही कहलाता है। आर्मांडो प्राउडली कहता है कि लाइजेल बाकी एल्केमिस्ट से अलग थी जो सिर्फ ट्रैश रेप्यूटेशन के पीछे भागते हैं। एमसी पूछता है कि क्या तू मास्टर के पुराने घर में इसीलिए रहता है ताकि मशीन चलती रहे। आर्मांडो हाँ कहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि मशीन कैसे चलाई जाए क्योंकि नोट्स में नहीं लिखा। एमसी कहता है कि मैं आउटर शेल खोलकर चेक करूंगा कि इंटरनल बिल्ड में कोई मैकेनिकल इशू तो नहीं। आर्मांडो प्रोटेस्ट करता है कि तू इसे तोड़ नहीं सकता, अगर फिर से असेंबल ना हुआ तो सारी रिसर्च रुइन हो जाएगी। एमसी डिसअपॉइंट होकर कहता है कि ऐसी कोई मशीन नहीं जिसे मैं फिक्स ना कर सकूं। वो स्क्रू ड्राइवर मांगता है लेकिन आर्मांडो को पता ही नहीं कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। एमसी यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि फिर मशीन कैसे जोड़ी गई। आर्मांडो बताता है कि मैजिक से जोड़ी गई। वो एक्सप्लेन करता है कि सब कुछ एक मास्टर डॉवन क्राफ्ट्समैन ने असेंबल किया था जिसे लाइजेल ने हायर किया था। वो आगे कहता है कि ये डिवाइस बहुत मेहनत से बना था, स्पॉइल्ड रिच ब्राड जैसे तुझे समझ नहीं आएगा। एमसी थक जाता है और लिया से कहता है कि अपना एक डैगर दे क्योंकि स्क्रू ड्राइवर नहीं है। वो डैगर से आउटर पार्ट अनस्क्रू करना शुरू करता है और मानता है कि लाइजेल कितनी जीनियस थी, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल बनाया। अचानक उसे मशीन में कुछ हिडन पार्ट्स दिखते हैं और वो आर्मांडो पर चिल्लाता है कि हिडन पार्ट्स कहाँ है। आर्मांडो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एमसी को पता चलेगा। वो फूल बनता है और कहता है कि मशीन हमेशा ऐसे ही थी। पूछता है कि क्या तू डिफीट मान रहा है। एमसी उसके शिनानिगन से तंग आकर चिल्लाता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इंजन के बीच में एक कोर है। ये वही पार्ट्स थे जो मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करते थे। एमसी गुस्से में आकर पूछता है कि वो पार्ट्स आखिर हैं कहाँ। तब आर्मांडो बताता है कि वो पार्ट्स जबरदस्ती एक नोबल ने छीन लिए थे। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और पूछता है कि किसी नोबल को उन पार्ट्स से क्या काम हो सकता है। आर्मांडो समझाता है कि वो पार्ट्स एक बेहद रेयर ड्रैगन क्रिस्टल ओर से फोर्ज किए गए थे। जैसे ही उस नोबल को इसकी सच्चाई पता चली, उसने बिना सोचे समझे उन पार्ट्स को मेल्ट कर दिया और उनसे अपनी ही स्टैचू बनवा ली। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सुनते ही एमसी पूरी तरह रेज में चला जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिर्फ खुद को अपलिफ्ट करने के लिए डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अंदर बरसर गुस्सा जलने लगता है और वो दहाड़ते हुए पूछता है कि आखिर वो नोबल है कौन। आर्मांडो थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है और कहता है कि वो नोबल कोई स्मॉल फ्राई नहीं बल्कि एक बिग शॉट है और एमसी के लिए उसे ऑफेंड ना करना ही बेहतर होगा। लेकिन आयरॉनिकली ये बात एमसी को और ज्यादा एंग्री कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा कोई नोबल है ही नहीं जो उसकी रीच से बाहर हो। एमसी साफ शब्दों में आर्मांडो को बोलने का हुक्म देता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर कौन उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की हिम्मत कर रहा है।